नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का एप्पल क्लासेस में स्वागत करता हूं। एप्पल क्लासेस बलचंदा वार्ड नंबर 7। ठीक है। और यदि आप आसपास के हैं तो आप एप्पल क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, बेहतर भविष्य के लिए। क्योंकि एप्पल क्लासेस आपको देता है बेहतर भविष्य की गारंटी, सुनहरा अवसर। कंप्यूटर की क्लासेस होती है, 10th 12th की क्लासेस होती है, छोटे छोटे बच्चों की क्लासेस होती है, तो बोल सकते हैं सभी प्रकार की क्लासेस होती है। लेकिन आज हमारा उद्देश्य है सिर्फ आपको कक्षा 10 का जो मॉडल पेपर आया हुआ है 2026 के बच्चों के लिए, उनको डिस्कस करना। और यहाँ पर मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, ना ही मैं अपना ज्यादा समय बर्बाद करूंगा। हम लोग सीधे पॉइंट पर आएंगे। ना ही मैं वॉच टाइम यूट्यूब पे बढ़ाने के लिए आपको बोलूंगा ये बनाकर दिखाओ, वो हल करके दिखाओ। ये अगरम बगरम नौटंकी नहीं, सीधा हल करना है। और आती है तो ठीक है, आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप देखिए और अपना घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। तो मेरा उद्देश्य मात्र है एक मॉडल पेपर को सॉल्व करवाना साइंस का। तो मैं आपके सामने बस साइंस का मॉडल पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूं। ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है। तो समतल दर्पण आपको पता होगा कि दर्पण दो प्रकार का होता है। ठीक है। कौन कौन, समतल दर्पण होता है और दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होगा होगा एक उत्तल और दूसरा अवतल दर्पण। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया है समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो कहाँ पर होता है, वो हमारा अनंत पे होता है। तो आपको ये बताना है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो देखिए आपको ये याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो एक तो वास्तविक होगा तो वो उल्टा होने वाला है, और दूसरा ये दर्पण के आगे बनता है। कहां पे बनेगा, यदि मान लीजिए कि आपका दर्पण है, ओके, तो दर्पण के आगे जो है हमेशा क्या बनेगा, आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। दर्पण के पीछे जब भी बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका आभासी होगा। तो आपको ये याद रखना है, दर्पण के आगे हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आभासी जब भी बनता है या काल्पनिक आप जिसको बोलते हैं, तो वो हमेशा सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है। दूसरा देखिए क्या बोला गया है कि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण बताइए। तो जैसा कि आपको पता है कि यदि आपतन कोण किसको बोलते हैं, सूर्य का किरण जो जब पहली बार किसी सतह पे पड़ता है, सतह पे पड़ने के बाद ये क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर एक लंब जो होता है जिसको हम लोग अभी लंब बोलते हैं, तो ये लंब के साथ परावर आपतन कोण जो है कितना बनाता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर कोण बनाता है। तो यदि मान लीजिए आपतन कोण 30 डिग्री बोला है तो परावर्तन कोण भी हमारा कितना होगा, 30 डिग्री, और दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री होगा। और चौथा प्रश्न जो है बोला गया है, यदि दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगा। फिर से देखिए सेम टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कि आपतित किरण जिस कोण बनाएगा जिस हिसाब से, उसी हिसाब से क्या होगा, जिस हिसाब से आया था उसी हिसाब से ये क्या हो जाएगा, परावर्तित भी हो जाएगा। मतलब गति भी क्या रहने वाला है, आपतित किरण का और परावर्तन किरण का दोनों का गति समान रहने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर किरण ना बोलकर क्या बोल दिया गया है, आपको प्रकाश का चाल बोल दिया गया है। तो आपको क्या बताना है कि दोनों क्या होगा, समान होगा। यहाँ पे सी बोला गया है तो सी में क्या होने, सॉरी सी बोला है तो प्रकाश की चाल सी है आपतित किरण का, तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, वो भी सी ही हो जाएगा। मतलब दोनों बराबर ही रहने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि गोलाकार दर्पण में कार्तिक के चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु किसको कहते हैं। तो मूल बिंदु हम लोग किसको बोलते हैं, ध्रुव पर बोलते हैं। किस पर बोला गया है आपको, दर्पण पे बोला गया है। तो यदि मान लीजिए ये दर्पण है तो मूल बिंदु क्या होता है, ये जो ध्रुव कहलाता है, ये ध्रुव ही क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। मतलब यहाँ पे एक्स भी 0 वाई भी 0 होने वाला है। ठीक है। मैथ पढ़े होंगे तो मालूम ही होगा। ठीक है। तो मैथ का भी कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स में थोड़ा याद रखना है ताकि आपको फिजिक्स समझने में मदद करे। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है प्रकाश जब सघन माध्यम से, मतलब कि ऐसा माध्यम जहां पर क्या हो, कुछ पदार्थें हो, ठीक है, कुछ अन्य चीजें हो, और उन माध्यम से, सघन माध्यम से कहा जाता है विरल माध्यम, मतलब कि हवा वाले माध्यम में ज्यादा जाता है, जहां पर हम लोग ये मान के चलते हैं कि कुछ भी नहीं है माध्यम में। ठीक है। सघनता जो है, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं इनका घनत्व जो है वो क्या होने वाला है, विरल माध्यम में शून्य मान लेते हैं। ठीक है। और सघन माध्यम में हम लोग मान लेते हैं घनत्व क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब कोई चीज जो है, जैसे दही है मान लीजिए, वो क्या हो गया, थक्का जमा हुआ है, तो वो क्या कहला जाएगा, आपका सघन माध्यम कहला जाएगा। और दही से बाहर आप आ जाइए, मतलब हवा, हवा में तो वैसा कुछ भी नहीं है, थक्का थक्का जमा हुआ, तो वो क्या कहला जाएगा, आपका विरल माध्यम। तो क्या बोला है कि जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो आप पढ़े होंगे कि जब प्रकाश सघन माध्यम
या सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो ये देखिए हवा वाला क्षेत्र है, तो ये हवा क्या हो गया आपका विरल माध्यम हो गया, और ये मान लीजिए लकड़ी है, तो ये लकड़ी क्या हो गया आपका सघन माध्यम हो गया। तो यहाँ पर क्या बोला है, सघन माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तो मतलब लकड़ी से कोई प्रकाश निकलते हुए बाहर वायु में आएगा, तो ये क्या होगा आपका जो अभिलंब होगा 90 डिग्री का जो कोण बनाएगा, उससे ये क्या होगा दूर भागता है, क्या होगा दूर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोलना है आपसे पूछा गया है, तो उसकी गति बताइए। तो यहाँ पर देखिए सघन माध्यम में तो उसको रोकने के लिए था, कण था, तत्व था, ठीक है, लेकिन विघन विरल माध्यम में जाएगा तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो मतलब यहाँ पर गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ना कि घटेगी। ठीक है, तो गति बढ़ जाना आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, तो अपवर्तन के कारण कौन सा राशि बदल जाता है, तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। आपको पता पढ़े होंगे आप, परावर्तन पढ़े होंगे, अपवर्तन पढ़े होंगे, और एक अपवर्तनांक पढ़े होंगे, ठीक है, सॉरी आवर्धन पढ़े होंगे। ठीक, तो 3 चीज आप पढ़े होंगे। अपवर्तन में क्या होता है कि मान लीजिए कि प्रकाश जो है वो आता है, तो वो एक माध्यम को कट करते हुए या फिर हल्का सा मोड़ लेते हुए वो क्या होता है दूसरे माध्यम में इन कर जाता है, उस सीधा ही निकल जाता है, मतलब हल्का कोण लेते हुए वो आगे निकल जाता है। ठीक है, तो वो अपवर्तन कहलाता है। जब कोई भी वस्तु टकरा करके वापस आ जाता है तो वो परावर्तन कहलाता है। और अवर्धन जो है वो क्या कहलाता है कि हम लोग प्रतिबिंब का ऊंचाई बट्टे क्या ले लेते हैं, बिंब का ऊंचाई, वो हमारा क्या कहला जाता है, अपवर्धन, अपवर्धन कहला जाता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा है अपवर्तन के कारण राशि बदलती है, तो क्या बोलना बताना है आपको, क्या बदल जाता है, तरंग दैर्घ्य जो है मतलब गति जो है वो क्या होगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति पूछा है, तो जैसा कि आपको पता है कि लेंस का शक्ति बराबर क्या होता है, 1/f होता है। एफ बोलने का मतलब फोकस दूरी, और फोकस दूरी को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो यहाँ पर आपको 50 सेंटीमीटर दिया है, तो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ तो इसको मीटर में बदलिएगा, तो 50 बटे कितना हो जाएगा 100, नीचे 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद दशमलव आप डालिएगा, तो 0.5, ये क्या हो गया मीटर हो गया। 0.5 मीटर जब हो गया तो हम लोग पावर बराबर क्या पढ़े, 1 बट्टे क्या होता है फोकस दूरी, वो भी किसमें मीटर में, तो कितना आ गया 0.5। ये मीटर जो है अब क्या कहला जाएगा, पूरा टोटल का टोटल डायप्टर कहला जाएगा, तो हम लोग क्या कर देंगे 0.5 क्या हो गया हमारा डायप्टर हो गया। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत, यदि दिक्कत होगी तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, यदि नहीं तो आप सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ना ही मैं आपका टाइम पास करना चाहता हूँ, नहीं मैं ना ही मैं अपना टाइम पास करके आपको पूछना चाहता हूँ कि ये बताओ क्या होगा, वो बताओ क्या होगा। दिन भर में मैं 10 क्वेश्चन करवाऊं, ठीक है। तो टारगेट है कि आपका ये आज पूरा कंप्लीट करवा दूं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा का सारा, ठीक है। अगला चलिए, क्या बोला है कि तेलीय कागज कैसा होता है, तो तेलीय कागज कैसा होता है, पारभासी होता है, मतलब हल्का हम लोग क्या कर सकते हैं देख भी सकते हैं, और धुंधला टाइप का होता है, ठीक है। तो धुंधला को आपको याद रखना है क्या होता है, पारभासी होता है। ये अपना घर में, आप अपना घर में भी कर सकते हैं। यदि कोई पेपर होगा प्लेन पेपर तो आप उसमें तेल डालिए और देखिए कि पेपर आपको कैसा लगता है, ठीक। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, पारभासी। प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है, तो न्यूनतम प्रकाश की चाल किस में होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दिया गया है तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। लेकिन सबसे कम जो होता है वो किन में होता है, हीरा में होता है, जिसके कारण हीरा क्या होता है, चमकता भी है। तो आप जब पढ़े होंगे तो आपको ये बताया गया होगा हीरा क्यों चमकता है, तो वो किस कारण से चमकता है, प्रकाश की चाल वहां पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जो कि सतह पर ही प्रकाश फैल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जो है मानव नेत्र प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको पता होगा कि मानव, यदि मानव का ये नेत्र है तो नेत्र का सबसे पीछे वाला हिस्सा जो है क्या कहलाता है, रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं हम लोग। तो हमारा प्रतिबिंब जो है आंखों से होते हुए प्रकाश जब कहाँ पे गुजरती है, कहाँ पे जाकर प्रतिच्छेद करती है, रेटिना पे जाकर प्रतिच्छेद करती है या फिर दृष्टि पटल पे प्रतिच्छेद करता है, तो वहां पे मानव नेत्र क्या बना देता है, प्रतिबिंब बना देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे, नेत्र, ओके इसको हटाना पड़ेगा, 1 मिनट भाई, इसको हटा के इधर कर दें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है आपको क्या, कि नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। तो नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है, हमारा कॉर्निया कहलाता है। तो आप देखोगे आपके आंख में या फिर किसी के भी आप सामने वाला का देखिए तो आपको देख रहा होगा कि आंख में क्या है, काला है, ठीक है। काला वाला हिस्सा क्या कहला जाता है, कॉर्निया कहलाता है। अब काले वाला हिस्से में भी आप देखिएगा बीच में एक काला है जो कि क्या कहलाता है, आपका पुतली कहलाता है, ठीक है। पुतली के माध्यम से सारा प्रकाश क्या होता है, अंदर जाता है, आंख के अंदर जाता है, और जो कि दृष्टि पटल पर प्रतिच्छेद करके क्या बना देता है, प्रतिबिंब बना देता है, ठीक है।
तो यहाँ पर से आपसे पूछा है कि पारदर्शी अगले वाला हिस्सा कौन सा, अग्र मतलब आगे वाला और भाग मतलब हिस्सा हो गया, ठीक है। तो आगे वाला नेत्र का कौन सा पारदर्शी हिस्सा है, तो आपको क्या बताना है, कॉर्निया बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर बोला है कि बाय फोकल लेंस, बाय मतलब क्या हो गया दो, फोकल मतलब क्या हो गया फोकस लेंथ, फोकस दूरी बनाता है, तो लेंस सुधारता है। तो बायफोकल लेंस से क्या सुधारा जाता है, तो जड़ा दृष्टि दोष मतलब कि जिस व्यक्ति को दूर का भी वस्तु देखने में दिक्कत है और नजदीक का भी वस्तु देखने में दिक्कत है, तो उनको क्या लगाया जाता है, बायफोकल लेंस लगवाया जाता है, ठीक है। रॉड कोशिका संवेदनशील होती है, तो किसके प्रति होती है रॉड कोशिकाएं, ये भी नेत्र के अंदर होती है, मंद प्रकाश के प्रति होती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है आपको ब्लाइंड स्पॉट में नहीं पाया जाता है, तो ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं पाया जाता है, रॉड्स और कोन्स नहीं पाए जाते हैं। विद्युत फ्यूज का कार्य क्या होता है, विद्युत फ्यूज का कार्य क्या होता है, हम लोग का घरों में भी लगा होता है विद्युत फ्यूज, उसमें आप देखते होंगे कि एक पतला सा तार लगा होता है, और इसका काम क्या होता है कि जब ज्यादा वोल्टेज है तो वो तार क्या होता है, ज्यादा वोल्टेज के कारण गर्म होकर के गल जाता है, और गर्म होकर जब गल जाएगा तो घर का आपका लाइन क्या होगा, कट जाएगा, और लाइन कट गया तो इसका मतलब लाइन कट गया तो आपके घर के जो अप्लायंसेस थे जो कि 220 वोल्ट पर ही चलने वाले थे, वो क्या हो गया, उड़ने से बच गया, खराब होने से बच गया। तो इसलिए घरों में या फिर कहीं पे भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, विद्युत फ्यूज का आ, उपयोग करते हैं। तो इससे आप इसका आपसे कार्य पूछा है तो क्या बोलना है आपको, उसमें प्रभाव पर क्या करता है, ये कार्य करता है, उष्मा तेज होने पर ये गल जाता है, ठीक है। किस यंत्र में प्लस और माइनस चिन्ह नहीं होता, तो कौन सा यंत्र में प्लस और माइनस नहीं होता, तो कुंडली में नहीं होता। कुंडली कहने का मतलब स्विच, आप जो घर में स्विच लगाते हैं उसमें प्लस माइनस होता है क्या, आप देखते हैं उसमें नहीं, उसमें आपको जहां तार जोड़ना है जोड़ दीजिए, कोई प्लस माइनस नहीं होगा, ठीक है। वाट का बराबर मात्रक क्या है, तो वाट का बराबर मात्रक कौन सा है हमारा, तो जूल पर सेकेंड है, ठीक है। वाट का बराबर मात्रक क्या बताना आपको, जूल पर सेकेंड, ठीक है। विद्युत हीटर की कुंडली बनी होती है, तो विद्युत हीटर की कुंडली जो है किससे बनी होती है, नाइक्रोम से बनी होती है, ठीक है। क्योंकि नाइक्रोम जो है वो एक प्रकार का क्या हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, जो कि सॉरी हाँ, नाइक्रोम क्या करता है, हीट को अपने पास रखता है, और अपने पास जब बिजली जब इनके पास आता है तो बिजली को ये किस रूप में चेंज कर देता है, हीट के रूप में, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करता है, आगे जो है बिजली को पास होने नहीं देता है, जिसके कारण बिजली क्या हो जाती है, लाल हो जाती है, और लाल होकर के नाइक्रोम को गर्म कर देगा, ठीक है। तो बिजली कौन, मुझे भी नहीं मालूम, ठीक है, तो किसी का नाम होगा, नहीं, विद्युत धारा को हम लोग बोलते हैं बिजली, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, विद्युत धारा जब गुजरती है तो नाइक्रोम उसको क्या करता है, प्रतिरोध ज्यादा करता है, प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण ये क्या हो जाता है, नाइक्रोम गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर लाल हो जाएगा, और ये उष्मा उत्पन्न करना चालू कर देगा, ठीक है। तो जहां भी हम लोग हीटर का काम करते हैं तो वहां पे ज्यादातर केसेस में नाइक्रोम का ही उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोला गया है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ये आप कक्षा 7-8 क्लास से भी पढ़ना चालू कर दिए होंगे कि काम करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। आप ये रट्टा मारे होंगे बचपन में, ठीक है, नहीं मारे तो गलत बात है, मारना था आपको, 7-8 क्लास पढ़नी चाहिए थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोला गया है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज, तो खोज किनके द्वारा किया गया था, ये ऑस्ट्रेड के द्वारा किया गया था, ऑस्ट्रेड, क्या बोलना है आपको, ऑस्ट्रेड के द्वारा जो है ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किया गया था, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो ऑस्ट्रेड ने किया था। चुंबकीय बल रेखाएं होती है, तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है, काल्पनिक होता है। देखिए जो भी हम लोग विज्ञान में या फिर भूगोल में ये सब जो पढ़ते हैं कि रेखाएं, ये रेखा भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा, या फिर चुंबकीय रेखा, विद्युत रेखा, ये सब क्या है, काल्पनिक है, ठीक है। आपको कहीं पे नहीं बताएगा कि बिजली जा रहे हैं हम तो देख लो ये मेरा रेखा है, अब इससे तुम पार मत करना, ठीक है। तो ये काल्पनिक है, हम लोग साइंस में मानते हैं, और इनका प्रभाव जहां तक जाता है तो उनको हम लोग बोल देते हैं कि चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल की रेखाएं हैं, या फिर विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23वां देखिए क्या बोला है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो जनित्र कहलाता है, मतलब जनरेटर कहलाता है। जो विद्युत धारा को उत्पन्न करेगा, तो हम लोग जनरेटर के माध्यम से उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं ना, तो वो क्या कहलाएगा, जनित्र कहलाएगा, ठीक है। जनरेटर बोलते हैं, डायनमो बोलते हैं, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट के समय में प्रतिरोध, तो शॉर्ट सर्किट जब होता है तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो प्रतिरोध, शॉर्ट सर्किट होने के कारण प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा, तो वहां पे तार ही क्या हो जाता है, गल जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व क्या है, यूरेनियम है, क्या है, यूरेनियम से
नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य है, क्योंकि सूर्य के ही कारण सारा ऊर्जा प्राप्त होता है ना। यदि सूर्य 1 मिनट के लिए पृथ्वी से गायब कर दिया जाए तो सारा ऊर्जा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ना आपका कोयला काम आएगा, ना ही आपका यूरेनियम काम आएगा, ना ही कुछ काम आने वाला है। ठीक है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है या प्रथम स्रोत जो है या प्राथमिक स्रोत जो है वो कौन है? हमारा सूर्य है। आप देखिए सूर्य का रोशनी से पेड़ पौधा क्या बनाता है? खाना बनाता है। ठीक है, पेड़ पौधा बड़े हुए उनको कौन खा लिया? बकरी खा लिया, या फिर हम लोग खा लेते हैं साग सब्जी के रूप में, फल के रूप में। तो वो किनके कारण? सूर्य के प्रकाश के ही कारण उनके वो फल फूल को खा पाते हैं ना, या फिर पेड़ पौधा को बकरी तगड़ी खा पाता है। अदरवाइज नहीं तो पेड़ पौधा ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि भोजन नहीं खाएगा तो वो रहेगा क्या? जीवित नहीं रहेगा। और जीवित नहीं रहेगा तो मतलब जो हम लोग प्राणी जगत का बात कर रहे हैं, मानव समाज का बात कर रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार से लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो उनका कल्पना भी कर पाना क्या है? काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हाइड्रो शब्द का अर्थ क्या है? हाइड्रो मतलब क्या हो गया? जल हो गया। हाइड्रो कहाँ से आया है? हाइड्रोजन से आपका आया है। कहाँ से आया है? हाइड्रोजन से आया है। ठीक है, हाइड्रो, और इसका मतलब क्या हो गया? जल हो गया। तो हाइड्रो आपको जब भी देखे तो क्या बोल देना है? जल। ऑक्साइड यदि पूछते ऑक्साइड तो मतलब ऑक्सीजन। क्लोराइड बोल दे तो क्लोरीन। फ्लोराइड बोल दे तो फ्लोरीन। ठीक है, आयोडाइड कह दे तो आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोला है? एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो देखिए एकल विस्थापन बोला है तो मतलब एक ही स्थान अपना क्या करेगा? बदलेगा। तो एक स्थान बदलेगा। यहाँ पर देखिए AgNO3 का विलयन है और यहाँ पे क्या है? कॉपर है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? CuNO3 और Ag क्या हो जाएगा? अपना अकेला भाग जाएगा, अकेला रह जाएगा बेचारा। तो एक स्थान क्या हो गया? परावर्तित हो गया। तो ये क्या कहला जाएगा? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे तो ऑप्शन के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। 29 नंबर में देखिए क्या बोला? सब्जियों का सरकर कंपोस्ट बनना कौन सा अभिक्रिया है? तो आपको क्या बताना है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब क्या है? कि जब ये सड़ेगा गलेगा तो ये अपने से क्या निकालेगा? ऊष्मा को बाहर निकालेगा। ऊष्मा को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। और यदि ऊष्मा शोषी बोल दिया गया रहता तो मतलब ये ऊष्मा को क्या करेगा? अपने अंदर लेगा। ठीक है, तो ऊष्मा शोषी कहने का मतलब अपने अंदर क्या करेगा? शोषण करेगा। और ऊष्मा छेपी कहने का मतलब ये ऊष्मा को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। ठीक है, तो सब्जियों का सड़कर के कंपोस्ट बनना जो है वो क्या कहला जाएगा? आपका ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहला जाएगा। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? तो निम्न में कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के क्या बता देना है आपको? अवक्षेपण। क्या नहीं है? अवक्षेपण नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं होगा? अवक्षेपण नहीं होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहने का मतलब ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन क्या होगा? घटेगा, तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो अवक्षेपण में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अपना फोटो को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं अब। ठीक है, तो फोटो थोड़ा सा काला ताला आ रहा है तो मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि लाइट नहीं लगाए हैं ज्यादा। वैसे भी गोरा ही है, काले तो है नहीं, लेकिन लाइट की कमी के कारण अभी सिर्फ दांत ही चमक रहा है मेरा। कोई बात नहीं, चेहरा से क्या लेना देना, आप पढ़िए, अपना काम पूरा कीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6, या फिर हम लोग इसको हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? कार्बोहाइड्रेट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो कार्बन है यहाँ पर 6, हाइड्रोजन है यहाँ पर 12 और ऑक्सीजन है 6। तो आपसे यदि पूछ दे कि ग्लूकोज में कार्बन की संख्या बताइए कितना है, तो आपको क्या बताना है? 6 है। ग्लूकोज में हाइड्रोजन की संख्या बताइए तो बताना है आपको 12 है। ऑक्सीजन में ग्लूकोज में ऑक्सीजन की संख्या बताइए तो क्या बता देना आपको? 6 है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से चीनी का भी फॉर्मूला होता है। चीनी का क्या होता है? H12O11 हो जाता है। ठीक है, C12H22O11 वो क्या हो जाता है? आपका चीनी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो संतुलित कहने का मतलब कि आपका अभिकारक साइड में जितना भी तत्व है उतना ही तत्व क्या होना चाहिए? आपका उत्पादन साइड में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पीवी प्लम्बम जो है इधर 1 है, तो यहाँ भी प्लम्बम 1 है। ठीक है, दोनों क्या है? संतुलित हो गया यहाँ पे। अब नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर कितना है? हॉल कितना लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है, तो मतलब नाइट्रोजन 2 है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितना है आपका? 1 है। गलती कर गया ना बेचारा यहाँ पे। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 होना चाहिए, लेकिन 1 नाइट्रोजन दिया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 गुना 2,
6 ऑक्सीजन हो गया अभिकारक साइड में, और इस साइड में देखिए ऑक्सीजन कितना, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पे, 4 और 1 यहाँ पर, 5, तो 5 ही है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, तो ये संतुलित हुआ क्या, नहीं हुआ संतुलित। ठीक है, तो संतुलन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको अभिकारक साइड का तत्व देखना है और उसके बाद उनको उत्पादन साइड की ओर से तुलना करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या बोला है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच क्या होगा। तो अभी देखिए लाल लिटमस पत्र था, लाल लिटमस से क्या हो गया, नीला कर दिया, तो नीला किसका पहचान है, क्षारक का पहचान है ना। लाल किसका पहचान है, अम्ल का पहचान है, तो अम्ल से क्या हो गया, वो क्षारक हो गया। तो इसका कहने का मतलब हो गया पीएच जो है वो 7 से क्या होगा, ऊपर ही रहने वाला है। 7 से क्या रहने वाला है, ऊपर, क्योंकि 7 से नीचे जो है वो अम्ल है, 7 जो है वो क्षार, सॉरी 7 जो है वो लवण है, मतलब उदासीन है, और उसके बाद जो हम लोग 15 तक जाएंगे वो क्या हो जाएगा, आपका क्षारक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा, उत्तर होगा, वो क्या होगा, 11 होगा। तो ये आपको ऑप्शन से पता चलेगा कि 11 होगा कि 12 होगा। इसका कहने का मतलब ये होगा कि 11 से ज्यादा कोई भी पीएच वैल्यू वहां पर नहीं होगा, इनसे कम होगा, तो इसलिए क्या बोल दिया गया है, 11 होगा। ठीक है, फिलोस्फर वुल क्या है, तो फिलोस्फर वुल किसको कहते हैं हम लोग, जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, फिलोस्फर वुल कहते हैं। ठीक है, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो आपको क्या बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है। मधुमक्खी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, मधुमक्खी जब काटता है या फिर चींटी काटता है तो एसिटिक अम्ल होता है। मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी में कौन सा, हाँ मेथोनोइक में, मधुमक्खी में मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, जिसको गांव में आदमी सब आता है तो पीओपी बोलता है, दिल्ली पंजाब से आता है तो बोलता है कि पीओपी करते हैं हम लोग, तो वो पीओपी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि आपके घरों में भी या फिर कोचिंग में भी यहाँ पे दीवालों में किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पीओपी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। यदि आप यहाँ पे करते हुए देखे होंगे तो आपको देखने को मिला होगा कि जब ये पीओपी को ये लोग मिलाते हैं या फिर बनाते हैं तो वहां पे पानी का मात्रा कम डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, क्योंकि पहले से वहां पे पानी कितना उपलब्ध रहता है, हाफ H2O उपलब्ध रहता है, और कितना चाहिए, पूरा 2 H2O चाहिए, तो कितना हो गया आपका 1/1, 1.1/2 चाहिए, मतलब 1 इंटीजर 1/2 जो है यूनिट, ये क्या चाहिए, जल चाहिए, पानी चाहिए, किसको, प्लास्टिक। ठीक है, ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बन जाता है, लवण बन जाता है, और इसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 से नीचे क्या हो जाता है आपका अम्ल, 7 के बाद क्या हो जाता है आपका क्षारीय या क्षारक हो जाता है, और बीच में जो रहता है क्या बन जाता है आपका उदासीन। तो लवण बनेगा तो उदासीन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या बोला, निम्न में से किस तत्व में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। अब देखिए संयोजकता आप पढ़े होंगे, संयोजकता किसको बोलते हैं हम लोग, कि किसी भी तत्व को इलेक्ट्रॉन खोने या फिर प्राप्त करने का जो क्षमता होता है वो क्या कहला जाता है, संयोजकता। जैसे यदि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे फास्फोरस बोला है, तो फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है, चलो भाई जल्दी से, फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है, 15 होता है। तो 15 को जब हम लोग तोड़ेंगे कोष्टक के रूप में तो 2, 8, और बाहरी कक्षा में कितना बच गया इलेक्ट्रॉन, 5 बच गया। तो अब ये 5 इलेक्ट्रॉन इसका जो बाहरी है कक्षा में बच गया, यही इसका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा, क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या फिर किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या हो जाएगा, अष्टक 8 बना लेगा ना। तो सभी तत्व जो है क्या बनना चाहता है, अष्टक प्राप्त करना चाहता है ना। तो अष्टक प्राप्त करने का जो चाहत है वही क्या बना देता है, उसको संयोजकता बना देता है, या फिर वही इलेक्ट्रॉन जो उनको क्या उनका क्या कहला जाता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहला जाता है। तो आप यहाँ पर क्या बोला गया कि फास्फोरस जो है उनका संयोजकता क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन खो भी सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है, क्या, अष्टक प्राप्त करने के लिए। ठीक है, यदि मान लीजिए कि हम लोग सोडियम बोल दे, तो सोडियम का बाहरी कक्षा में परमाणु संख्या टोटल कितना होता है, 11 होता है। तो 11 को तोड़िए, 2, 8, 1,
ठीक है, तो बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका संयोजकता कितना कहला जाएगा, एक कहला जाएगा। मतलब कि बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो खोएगा, किसी को देगा, या फिर किसी से लेकर क्या पूरा करेगा, अष्टक प्राप्त जब करेगा, तो वही क्या कहलाएगा, संयोजकता कहलाएगा। मतलब कि संयोजकता सिंपल सा आप बोल सकते हैं बाहरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन बाहरी इलेक्ट्रॉन में अब देखिए ये हमेशा देगा नहीं। इसके पास एक है तो ये दे देगा, क्योंकि इसको 7 तो कोई देगा नहीं, सोडियम को कोई नहीं दे सकता है ना 7। ये बोलेगा 7 जो हम तुमको देंगे, हम किसी से एक मांग लेंगे। तो ठीक है, तो इसका तो एक रह जाएगा। लेकिन जैसे 4 के पास आ गया, 5 के पास आ गया, तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया ना। जल्दी खोना चाहेगा क्या, नहीं खोना चाहेगा, नहीं देना चाहेगा। और जब नहीं देना चाहेगा, खोना चाहेगा, तो फिर क्या करेगा, वो आपस में सहसंयोजन आबंध बनाएगा। ठीक है, आपस में मिलकर के बंधन बनाएगा। तब फिर वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि संयोजकता क्या होगा। ठीक है, अब देखिए क्यूप्राइट जो है, हम लोग किस धातु का अयस्क है, तो क्यूप्राइट जो है ये किसका अयस्क है, कॉपर का अयस्क है, Cu बोलते हैं कॉपर को। उसके बाद ऑक्सीजन का संयोजकता कितना है, तो ऑक्सीजन का आपको याद रखना, अभी आपको तुरंत बताए कि परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए। परमाणु संख्या कितना, 1 से लेकर कम से कम 20 तक तो आपको परमाणु संख्या याद ही होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कितना टोटल 20 तक याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बोला है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। अब 8 को जब तोड़िएगा तो पहला कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन को हम लोग रख सकते हैं, दूसरा कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी अष्टक प्राप्त करना है ना। ये भी चाहेगा ना कि 8 प्राप्त कर लें, बीवी बाल बच्चा हो जाए, हमारे पास भी आराम से घर में सोए। तो ये अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से मांगेगा ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से जो मांगेगा, तो इसका संयोजकता क्या कहला जाएगा, 2 कहला जाएगा। क्योंकि ये 2 किसी से क्या करने वाला है, लेने वाला है। 6 तो किसी को देगा नहीं, क्योंकि 6 देगा तो 6 काफी ज्यादा नजदीक है ना 8 का, तो ये देना पसंद नहीं करेगा। 2 क्या करेगा, लेना पसंद करेगा। तो इसलिए इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गंधक की परमाणु संख्या, तो गंधक हम का क्या हो जाएगा, 16। गंधक की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। परमाणु संख्या बोला है, तो परमाणु संख्या 16 किसका है, सिलिकॉन का है। किसका है, सिलिकॉन का है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि सल्फर है। ओके, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए CO जो है ये क्रियाशील समूह कहलाता है। तो CO जो है कौन सा क्रियाशील समूह कहलाता है, कार्बोनिल समूह क्रियाशील कहलाता है। CHO ये एल्डिहाइड कहलाता है। COOH कार्बो ऑक्जेलिक कहलाता है। OH अल्कोहल कहलाता है, अल्कोहलिक कहेंगे या फिर अल्कोहल कहेंगे, ये आप पढ़े होंगे कार्बन चैप्टर में। चौथा चैप्टर है आपका शायद कार्बन, तो कार्बन चैप्टर में आप ये पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो फिर से पढ़िए, आप अब उसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपका क्लास में तो अब समाप्त हो चुका है। अब देखिए वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है, तो एथाइन गैस है। ठीक है, कौन सा गैस, एथाइन। इथाइन बोला है, तो इथाइन में कितना कार्बन होगा, मिथाइन में 2, इथाइन में मिथाइन में 1 कार्बन होता है, इथाइन में कितना कार्बन होता है, 2 कार्बन होता है। आइन बोला है, तो मतलब यदि आपसे पूछ देगा मिथाइन में कौन सा आबंध, तो आइन बोला है तो कौन सा आबंध हो जाएगा, त्रिआबंध हो जाएगा। और इसका फार्मूला पूछ देगा तो क्या बताना आपको, CnH2n माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बना करके दिखाइए, तो मतलब कि 2 एथाइन का स्ट्रक्चर बना कर दिखाइए, तो 3 आबंध हो गया, तो 4 इसका बाहरी कक्षा में, 4 बाहरी कक्षा में। ठीक है, 4 3 7 हो गया, और 1 हाइड्रोजन इधर से ले लेगा, 1 हाइड्रोजन ये इधर से ले लेगा, तो ये आपका क्या हो गया, एथाइन का फार्मूला हो गया। ठीक है, सूत्र हो गया संरचना वाला। क्लियर है, मजा आ रहा है क्या, कि टाइम पास करे इधर उधर करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कार्बन का आवर्त सारणी किस वर्ग में आता है, तो कार्बन का आवर्त सारणी कौन सा वर्ग में आता है, 14वां वर्ग में आता है। तो आप पढ़े होंगे ऐसे करके, ये जो है आपका ऊर्ध्वाधर वाला जो है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी में ग्रुप वर्ग बोलते हैं। तो वो टोटल कितना होता है, आवर्त सारणी में 18 होता है। कितना होता है टोटल, 18 होता है। तो 14 नंबर में कौन आ जाता है, कार्बन आ जाता है। और 18 नंबर में कौन आता है, हाइड्रोजन आता है, हीलियम आता है, हीलियम नहीं आता आपका, आर्गन आता है, क्राइप्टॉन आता है, एक्सोनोन आता है। ठीक है, ये 18 नंबर पे आता है। 1 नंबर में कौन आता है आपका, कौन सा वर्ग में, हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, उसका सोडियम आता है। ठीक है, तो ये सब आपका किस में आता है, ग्रुप 1 में आता है। ठीक, उसके बाद देखिए
आप आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं जाकर के, ठीक है। यदि किसी को ये नहीं समझ में आया तो आप पीरियोडिक टेबल जाइए, निकालिए और उसको देखिए एक बार, ठीक। क्योंकि अभी आपका रिवीजन करने का टाइम है, नया कुछ भी पढ़ने का समय नहीं है आपके पास। तो जो आपको पढ़ा दिया गया है, आप जो पढ़ लिए उसको रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए, तभी आपका पेपर अच्छा हो सकता है या फिर अच्छा जाएगा, ठीक। अब चलिए एथाइन, फिर से देखिए यहाँ पर एथाइन आ गया। सीसी के बीच कितने सहसंयोजक बंद होंगे? तो यहाँ पे देखिए एथाइन था ना, अभी हम आपको तुरंत ऊपर बताए हैं कितने सहसंयोजक आबंध हैं, 3 है ना। तो आपको यहाँ पे क्या बोल देना है, 3। सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन कौन होगा ऑप्शन के अनुसार? तो ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएगा, हेलोजन हो जाएगा। ये हेलोजन कौन सा ग्रुप का है आपका, क्लोरीन ग्रुप का है ना, शायद नमक का है। हाँ, क्लोरीन ग्रुप का फ्लोरीन नियोन, सॉरी फ्लोरीन है आपका, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो उस ग्रुप का है। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है पहले आता है, तो फ्लोरीन ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है क्लोरीन और आयोडीन से के अपेक्षा में। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कुल कितना है, 7 है। ये जो है आवर्त 1 2 3 4 5 6 7, और ऊर्ध्वाधर जो है, सॉरी ये कितना है, 1 2 3 4, ये टोटल कितना है आपका 18 है। ये आपको याद रखना है, वर्ग ग्रुप। आधुनिक आवर्तों की संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पोटासियम का संयोजकता कितना होगा, पोटासियम का देखिए जेड से किसको दिखाते हैं, परमाणु संख्या को दिखाते हैं, तो परमाणु संख्या 19 है। तो 19 है तो कितना हो जाएगा, 2 8 10 8 18 और 1 19। तो मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी को दे देगा ना, क्योंकि 7 तो कोई इसको देगा नहीं देगा ना। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या हो जाएगा, इसका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, अष्टक प्राप्त कर लिया ये। तो इसीलिए क्या बोलेंगे, पोटासियम का जो है आवर्त सारणी, सॉरी संयोजकता जो है कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला, आधुनिक आवर्त सारणी में स्तंभों की संख्या। तो अभी तुरंत आपको बताया कि कितना हो जाएगा, टोटल 18 हो जाएगा, तो 18 है। निम्न प्रतीकों में से कौन सा धातु है, तो कौन धातु है, बी जो है ब्रोमियम जो है, ये क्या है धातु है, बी से बोरोन। अब देखिए वन आधारित उद्योग कौन सा है, वन आधारित उद्योग क्या है, मतलब कि वन से जो भी चीज हम लोग प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन इसमें सभी दिया हुआ है, तो मतलब आप देख लीजिएगा कि सभी में क्या क्या दिया गया है आपका, वन आधारित उद्योग। वन से जैसे हम लोग लकड़ी लेते हैं, लकड़ी से क्या कुर्सी तुर्सी बनाते हैं, तो ये वन आधारित उद्योग हो गया, ठीक है। मतलब वन से जो भी चीज प्राप्त किया जाए फिर उसको क्या किया जाए, बेचा जाए, तो वो वन आधारित उद्योग हो जाएगा, ठीक है। बेचा जाए या फिर उससे कोई पदार्थ बनाया जाए, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेचना ही है, उससे कोई नया चीज भी हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। पौधों की जड़ों के पास पानी पहुंचाने का तकनीक को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिप सिंचाई कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ड्रिप सिंचाई क्या पाइप होता है, ओके फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है, पाइप होता है, पाइप के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जड़ में ही छेद, जड़ के पास ही किया जाता है, छेद किया जाता है। यहाँ पे कुछ है क्या, मुझे पहली बार पता चल रही है, ठीक है। तो चलो चलिए, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखता। तो ड्रिप सिंचाई क्या है, आपको 2 प्रकार का सिंचाई बताया गया होगा कि पानी को संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए हम लोग 2 प्रकार का सिंचाई करते हैं, एक छिड़काव सिंचाई करते हैं और दूसरा ड्रिप सिंचाई करते हैं। ड्रिप सिंचाई में क्या होता है, जड़ में पानी दिया जाता है पेड़ पौधा का, ठीक है, किसके माध्यमों से, पाइप के माध्यमों से। चिपको आंदोलन प्रारंभ कब हुआ, तो चिपको आंदोलन जो है प्रारंभ आपका 1973 में हुआ था। कब हुआ था, 1973 में। कवक में पोषण का प्रकार, तो कवक किस प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करता है, मृत पोषी होता है, मतलब कि मरा हुआ जीव से क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मृत पोषी बोलते हैं। जैविक प्रक्रिया से अवघटित होने वाला पदार्थ क्या है, तो जैविक प्रक्रिया से अवघटित होने वाला मृत घास पत्तियां हैं, ठीक है। जो घास पत्ती हो जाता है वो मर करके क्या हो जाता है, फिर से घास मतलब कि खाद के रूप ले लेता है, ठीक है। तो वो क्या कहला जाएगा, मृत घास पत्तियां कहला जाएगा, जैविक अवघटित। अब देखिए मानव में पाचन की शुरुआत होती है, तो मानव जो है अपना खाना कहाँ से पचाना शुरू कर देता है, मुंह से ही कर देता है। जब तक हाथ में रहता है तब तक तो वो नहीं पचने वाला, लेकिन जैसे में मुंह में जाता है तो लार तार मिल करके क्या कर देता है, उसको छोटे छोटे कणों में बांट देता है, खंडित कर देता है,
ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मानव का पाचन का शुरुआत जो है कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, मुख गुहा से हो जाता है। जीवों में पाई जाने वाली जैविक प्रक्रियाएं, तो क्या बताना है कि जैविक प्रक्रियाएं क्या है, सभी है। तो मतलब क्या होगा यहाँ पर, पाचन होगा, श्वसन होगा, वाहन होगा, ठीक है, उत्सर्जन होगा, तो यही सब होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, सभी। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन, मैंने ऑप्शन नहीं देखा है अभी, ठीक है, कि क्या था यहाँ पे। अब देखिए क्वीन क्या होता है, तो क्वीन में देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, येस्ट का मदद, येस्ट लेते हैं या फिर आ, ऐसा पदार्थ लेते हैं कि जो CO2 उत्पन्न करता है, ठीक है। तो CO2 उत्पन्न करता है, इसको लेते हैं। तो क्वीन में क्या होता है कि हम लोग फर्मेंट, यहाँ पर क्या करते हैं, सड़ा गलाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, सड़ाते गलाते हैं और फिर एक नया पदार्थ का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं क्वीन में, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे दही खाते हैं, ठीक है, तो दही भी क्या है, एक क्वीन का ही प्रोसीजर से प्राप्त हुआ चीज है, क्योंकि हम लोग उसमें बैक्टीरिया डालते हैं या फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डालते हैं ना, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डालते हैं तो वो क्या करता है, दूध को दही में जमा देता है। तो वो भी एक प्रकार का क्या है आपका, क्वीन प्रोसेस ही है, ठीक है। दारू तारू जो बनाया जाता है, अल्कोहल जिसको बोलते हैं, दारू पीता है गांव देहात या फिर शहर में, कहीं भी आदमी तो पीता ही है दारू, ठीक है। तो वो भी किस प्रोसीजर से बनाया जाता है, तो क्वीन प्रोसीजर से ही बनाया जाता है। और इसमें मदद कौन करता है, हमारे ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, येस्ट हो जाएगा। या फिर हम लोग केक भी खाते हैं, तो केक में भी येस्ट का प्रयोग किया जाता है फुलाने के लिए, ठीक है। पाव रोटी जो है वहां पर भी येस्ट का प्रयोग किया जाता है फुलाने के लिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस बाहर निकलना चाहेगा। अब गैस बाहर निकलना चाहेगा तो क्या करेगा, छेद करेगा, उसको हल्का कर देगा, ठीक है। और हल्का हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, मुलायम भी हो जाएगा, क्योंकि छेद कार्बन डाइऑक्साइड यदि उससे निकलेगा जब तब। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या बोला है, वायवीय शोषण में ली जाने वाली गैस। तो वायवीय मतलब कि हम लोग क्या लेते हैं सांस में, वायु से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। लेते तो हम लोग वैसे बहुत सारा गैस है, लेकिन ज्यादातर यूज जो हमारे शरीर में उपयोग जो होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन का हो जाता है। बाकी गैस जो है वो जैसे गया था वैसे क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। अब देखिए कोशिकीय ईंधन कहलाता है, तो कोशिकीय ईंधन कौन कहलाता है, ग्लूकोज कहलाता है। कोशिका का ईंधन तो ग्लूकोज ही है ना, हम लोग जो भोजन खाते हैं वो भोजन किस में टूट जाता है, भोजन जो है टूट करके क्या बनता है, ग्लूकोज ही बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। अब यही ग्लूकोज जो है माइटोकॉन्ड्रिया में टूट टूट कर क्या करता है, ऊर्जा देता रहता है। कहाँ पे टूट के, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस। सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, लाइसोसोम्स को बोलते हैं, आत्महत्या थैला, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो क्या है, कोशिकीय ईंधन है या फिर कोशिका का क्या है, ऊर्जा देने वाला स्रोत है। 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन का मुख्य स्रोत क्या है। तो पत्ती के ही माध्यम से पानी क्या होता है, बाहर जाता है, जाता है या नहीं जाता है। क्योंकि आप देखे होंगे शाम को यदि पत्ती को आप छुइएगा तो जब उनका अंधेरा, हल्का हल्का से जब अंधेरा होने लगता है तो आपको वो चिपचिपा होगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, दिन भर में जितना भोजन बना लेता है, जो पानी बच जाता है उसको क्या करता है, अपने पत्ती के माध्यम से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो आपको क्या बताना, वाष्प उत्सर्जन कहने का मतलब वाष्प बनकर के बाहर निकलना, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ, तो वो क्या कहला जाएगा, वाष्प उत्सर्जन कहलाएगा। तो कहाँ से निकलता है, तो आपको क्या बताना है, पत्ती के माध्यम से ही निकलता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर से हम अपना फोटो को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। फोटो सही नहीं आ रहा भाई, इतना काला ताला दिख रहा है ना, मजा नहीं आ रहा। अब चलो, चलो या चलिए, इज्जत लेना है तो चलिए समझ जाइएगा, और इज्जत नहीं प्राप्त करना तो चलो ही समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप अपने अनुसार मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग देखते हैं, मानव हृदय किस तंत्र तंत्र का भाग है। तो मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, परिसंचारण तंत्र का भाग है, ठीक है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन होता है, फाइब्रोजेनिन होता है, ठीक है, या फिर प्लेटलेट्स हम लोग बेबिनो बोलते हैं उसको हिंदी में, बेबी लव के बेबिनो बोलते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो प्लेटलेट्स भी इंग्लिश में बोलते हैं। प्लेटलेट्स का हिस्सा क्या है, फाइब्रोजिनिन बोलना है यहाँ पर आपको। 65 पादप अवशिष्ट संग्रहित होते हैं, तो पादप अवशिष्ट संग्रहित कहाँ होगा, सभी में दिया है, तो ये तो मुझे नहीं मालूम, ऑप्शन नहीं देखा है मैंने। अब चलिए देख लीजिएगा, इसमें सभी हो जाएगा 65 में। मॉडल पेपर मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ आपको याद रखना है, मॉडल पेपर 2026, ठीक है। यार ये तो खतरनाक है, यहाँ पे नहीं लिखना है, मॉडल पेपर 2026 डिस्कस कर रहा हूँ। और कहाँ पे आप देख रहे हैं ये वीडियो, एप्पल क्लासेस, कहाँ आप देख रहे हैं ये वीडियो, एप्पल क्लासेस बलचंदा वार्ड नंबर 7,
बलचंदा वार्ड नंबर 7 में आप देख रहे हैं, ठीक है। अब चलिए आगे, अमीनो अम्ल के अपघटन से बनता है, तो क्या बनता है अपघटन मतलब टूटने से बनता है, तो क्या बन जाएगा NH3 बन जाएगा, ठीक है। वृक्क का मुख्य कार्य है, वृक्क बोलने का मतलब किडनी, आप इसको इंग्लिश में नहीं समझ पाएगा तो हिंदी में समझ लीजिएगा, क्योंकि सभी को किडनी का उपयोग बहुत ज्यादा करता है, सब कोई बोलता है किडनी। तो किडनी का काम क्या है, छानने का, उत्सर्जन करने का, किसको, खून को क्या करता है, छानता है, टॉयलेट बनाता है ना, पेशाब बनाता है, तो पेशाब बनाने में मुख्य भूमिका कौन निभाता है, वृक्क ही, किडनी ही निभाता है। तो आपको क्या बताना है, उत्सर्जन, वृक्क का मुख्य काम उत्सर्जन है, कचरा बाहर करना, ठीक है। निम्न में से पादप हार्मोन कौन है, तो क्या बताना है, साइटोकिनिन्स बताना है। अब देखिए पादप हार्मोन, पादप कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि पादप कहने का मतलब पेड़ पौधा होता है, ठीक है। तो अब पढ़े होंगे कि 3 प्रकार का हार्मोन पढ़े होंगे। साइटोकिनिन्स जो है ये क्या होता है, फल तल को तोड़ने में या फिर टूटने में, अलग होने में क्या होता है, मदद करता है ना, फल फूल को करता है या नहीं करता है, कौन, साइटोकिनिन्स। ऑक्सिन जो है ये पेड़ पौधा को बढ़ने में मदद करता है। और एक आपका हार्मोन था बीच वाला जो था, ऑक्सिन, ऑक्सिन हो गया, साइटोकिनिन्स हो गया, और एक शायद अम्ल था, दिमाग से उतर गया, साइटोकिनिन शायद ये तनाव को बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। साइटोकिनिन्स, साइटोकिनिन्स तनाव को बढ़ने में क्या करता है, मदद करता है। अब देखिए फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो क्या बताना आपको, एथिलीन है। एथिलीन जो है ये फल पकाने में क्या करता है, मदद करता है। मानव में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितना है, तो कितना जोड़ा है, कपाल 12 जोड़ा, कितना जोड़ा है, मनुष्य में 12 जोड़ा कपाल तंत्रिका है। कपाल मतलब हड्डी वाला जो हिस्सा है आपका। रक्तचाप नियंत्रित करता है, तो रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है, एंड्रिल ग्रंथि करता है। कौन करता है, एंड्रिल ग्रंथि द्वारा जो है रक्तचाप क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अब इधर आ जाइए, चलिए लग रहा है कि अब लघु समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 41 मिनट ही लगा है, बहुत टाइम लग गया ना। अभी चलिए, हाइड्रा में प्रजनन होता है, तो हाइड्रा में प्रजनन जो है सभी विधियों से होता है। तो अब चलिए अब बताइए सभी विधि में कौन कौन सा विधि हो सकता है, खंडन विधि हो सकता है, मुकुलन विधि हो सकता है, ठीक है, द्विखंडन विधि हो सकता है। तो ये विधि के द्वारा जो है हाइड्रा में क्या होता है, प्रजनन होता है। हाइड्रा का आप चित्र देखे होंगे, फोटो किताब सब में तो दिखाता ही है। अभी देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होकर के ये मेन हिस्सा जो है इससे क्या हो जाएगा, अलग होकर के ये अलग हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है। फिर इसमें भी एक भाग आएगा, अब ये वाला भाग जो है वो उधर जाकर अलग हो जाएगा, तो ये अलग हाइड्रा बन जाएगा। तो मुकुलन विधि भी इसको हम लोग बोलते हैं, हाइड्रा में होता है। तो यहाँ पे सभी विधि के बारे में बोला गया है, तो मतलब कि मुकुलन तुगलन विधि लिखा हुआ होगा, ये मैंने ऑप्शन नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। पुष्प का नर प्रजनन अंग है, पुष्प बोलने का मतलब फूल, फूल का नर प्रजनन अंग तो क्या कहलाता, पुंकेसर हो गया ना, क्या हो गया, पुंकेसर। पुंकेसर के अंदर में 3 चीज आता है, कौन कौन, परागकोश आ गया, तंतु आ गया, 2 ही चीज आता है, परागकोश आ गया, तंतु आ गया, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के क्या कहला जाता है, पुंकेसर कहला जाता है। और स्त्री केसर में जो 3 चीज आता है, वर्तिकाग्र आता है, वर्तिका आता है, और उसके बाद अंडाशय आता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन बोला है कि शुक्राणु बनते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे नर जनन प्रजनन अंग बोला है, तो आपको ये भी स्त्री प्रजनन अंग भी याद रखना है, ठीक है। पेपर में जो है आपका क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, उलट पलट से दिया जा सकता है, मतलब कि सेम टॉपिक से पूछा जाएगा क्वेश्चन, लेकिन क्या रहेगा, हल्का उल्टा पुल्टा रहेगा। तो अभी हमसे पूछा गया यहाँ पे शुक्राणु बनते हैं, तो शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषण में। वृषण किसको बोलते हैं, हिंदी में आपको पता होगा, ओके ये तो हिंदी में ही है, आपको अंग्रेजी में पता होगा, और इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोसील बोला जाता है, ठीक है, गांव का आम बोलचाल भाषा में कि हाइड्रोसील। तो हाइड्रोसील में ही क्या बनता है आपका, वृषण बनता है, शुक्राणु बनता है। तो हिंदी में आप उसको क्या बोलिएगा, वृषण बोलिएगा। यदि मान लीजिए कि आपसे पूछ देगा कि अंडा कहाँ बनता है, तो अंडा के लिए क्या बोलिएगा, अंडाशय बोलिएगा, क्या बोल देना है आपको, अंडाशय बोल देना है। जीवन की उत्पत्ति में पहले पृथ्वी पर नहीं था, तो पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था, जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, क्या नहीं था, ऑक्सीजन। बोला जाता है कि जल
पृथ्वी को क्या करता है, शांत करता है। तो फिर उसी जल से क्या आता है, जल टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आप नोवेला थ्योरी पढ़िएगा शायद, नोवेला, हाँ नोवेला थ्योरी जब भूगोल में पढ़िएगा तो आपको वहां पे बताया जाएगा भूगोल में। ठीक है, कि कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ। लेकिन अभी जो है कुछ अलग अलग थेसिस ही दिया है। कुछ दिन पहले, यदि ये 10-15 दिन पहले जो एक फिर से खोज किया गया है छोटा सा ग्रह पर, ग्रह का बताया जा रहा है कि वो भी भारत मतलब पृथ्वी के ही जैसा ग्रह है, वहां पे भी जीव रहता है। ठीक है, और एक चीज ये भी बोला गया है कि जीव का, सॉरी, पृथ्वी का जो फॉर्मेशन जो है जिस प्रकार से हुआ था वो नहीं है। ठीक है, मतलब कि अलग अलग अभी ये आया है कुछ, मैं भी उसको अच्छा से नहीं पढ़ा हूँ, ऊपर ही पढ़ा था तो इसलिए ऊपर ऊपर ही बता रहा हूँ आपको भी। अच्छे से जब पढ़ूंगा तो बताऊंगा, कभी मिलिएगा तब। अब चलिए, क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 76 जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, आर आर्क्यो पैरिक्स के बारे में सत्य कथन क्या है। तो इसमें से सभी है, तो आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या कथन है 76 में। कौन सा जीव अपना लिंग बदल सकता है, तो कौन सा जीव जो है जो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन सकता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन सकता है, तो आपको क्या बताना है, घोंघा। क्या बता देना है, घोंघा। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है, सब चीज आता है। पृथ्वी पर जो भी चीज आपको दिख रहा है, पानी, जल, थल, मिट्टी, बालू, सीमेंट, पर्वत, पहाड़, सारा का सारा चीज क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, एक ही शब्द में समझ लीजिए कि जो भी चीज आपके आसपास जो जहां भी नजर जा रहा है वो क्या है, आपका पर्यावरण है। ठीक है, और खेत परितंत्र में मेढक होता है, तो खेत परितंत्र में मेढक क्या होता है, द्वितीय उपभोक्ता होता है। ठीक है, खेत पहला उपभोक्ता कौन हो जाएगा, यदि आपसे मान लीजिए कि खेत परितंत्र में पूछ लें, मतलब खेती बाड़ी जब करते हैं तो उसमें पहला उपभोक्ता कौन हो गया, कीड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सुने ही होंगे कि फसल में कीड़ा लग गया, तो कीड़ा जो है वो क्या है, आपका पहला परितंत्रक है खेत का। ठीक है, तो दूसरा जो है कौन है, कीड़ा, किसको, कीड़ा को कौन खा लेता है, मेढक खा लेता है, तो मेढक जो है वो क्या हो गया, द्वितीय उपभोक्ता हो गया। ठीक है, और सांप जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। सांप किसको खा लेता है, मेढक को खा लेता है। ठीक है, तो इसलिए आपको खेत में जो तीनों चीज देखने को मिलेगा, कीड़ा भी देखने को मिलेगा, सांप भी देखने को मिलेगा, मेढक भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और सांप को कौन खा जाएगा, चील खा लेगा। तो इसलिए आपको खेत के आसपास किनारे में चील भी उड़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक, ओके। अब चलिए, जैव अपघटनीय पदार्थ, तो जैव अपघटनीय पदार्थ क्या आपका, DDT है। 80 क्वेश्चन हो गया। चलिए, अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करके ही खत्म कर देते हैं, अगले दिन के लिए क्या छोड़ेंगे इसको। अब देखिए, एप्पल क्लासेस के जो भी बच्चे हैं, यदि उसको समझ में नहीं आया तो आप क्लास ऑफलाइन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो भी समस्या है तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट, मतलब कि शॉर्ट तरीके से करते जाएंगे, जो कि आपको लंबे समय तक याद रहे, आप पेपर में लिख कर सकें। ठीक है, ना कि आपको ढड्ढा बना के दूंगा और इसको बोलूंगा कि रट्टा मार लो। ठीक है, तो आप देखिए छोटे टाइप में ही, जो कि आपके मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क पे बैठा रहे। ठीक है, तो चलिए लघुत्तरीय स्टार्ट करते हैं, भौतिक से ही प्रारंभ करेंगे हम लोग। भौतिकी का, ओ यार फिर से मिस्टेक, यहाँ नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर तो कर सकते हैं। भौतिकी से स्टार्ट कर रहे हैं, आवर्धन किसे कहते हैं, तो क्या बताना है आपको, पहले भी मैंने बताया था कि आवर्धन जब भी पूछा जाएगा तो आपको क्या बोलना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, या फिर एच डैश बट्टे क्या लिख देना है, एच, या फिर हम लोग क्या लिखते हैं, -v/u। भी जो है क्या है, प्रतिबिंब की दूरी बट्टे बिंब की दूरी, मतलब वस्तु की दूरी ध्रुव से, उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से। तो यहाँ पे माइनस मैंने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा, -v/u, या फिर एच डैश अपॉन एच। एच डैश क्या हो गया आपका, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, आवर्धन बोलते हैं। तो क्या बोलना है, किसी दर्पण या लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस की विगलनकारी लेंस क्यों कहते हैं, तो विगलनकारी लेंस इसको हम लोग इसलिए कहते हैं कि अवतल लेंस पर पड़ने वाली समांतर प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद फैल जाती है, तो इसलिए ये क्या कहला जाता है, विगलनकारी लेंस कहलाती है। ठीक है, तो क्या होगा कि इस पर जब किरण पड़ेगा, किस पर, कौन सा लेंस, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस इस प्रकार से होता है। इस पे जब किरण पड़ेगा तो किरण क्या होगा, चारों दिशा में फैल जाएगा।
तो फैलने के ही कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, विगलनकारी लेंस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला गया है। पार्श्व विस्थापन से आप क्या समझते हैं? तो पार्श्व विस्थापन कांच स्लेब से निकलने के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की समांतर दूरी को क्या कहा जाता है? पार्श्व विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि आपतित किरण और निर्गत किरण जब कहां से निकलता है? कांच स्लैब से निकलता है, तो दोनों क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है। दोनों का दूरी समांतर हो जाता है, तो समांतर जब उस दूरी हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? पार्श्व विस्थापन बोल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या बोला? विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दीजिए। तो विद्युत धारा की परिबलता, या फिर सिंपल सी बात बोली विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है? आवेश बट्टे समय जो है वो क्या कहलाता है? क्यू जो है किसको दिखाता है? आवेश को। और टी जो है वो किसको दिखाता है? समय को। ठीक है, या फिर देखिए जब भी समय से भाग लगेगा तो हम लोग दर बोल देंगे। तो क्या बोल देना? आवेश का दर क्या कहला जाता है? विद्युत। आई जो है ये क्या हो गया? विद्युत धारा हो गया। आई किसको दिखाता है? विद्युत धारा को। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन टी। तो क्या बोलना है? 1 सेकंड में जब किसी चालक अनुप्रस्थ काट से प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा क्या कहला जाता है? विद्युत धारा। तो मतलब 1 कूलम आवेश, और सॉरी इसका एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का कूलम होता है, और समय का क्या होता है? सेकेंड होता है, कूलम। और इसका क्या होता है? आपका समय का सेकेंड, ये पता ही होगा आपको, सेकेंड है। ठीक है, तो 1 सेकंड में किसी चालक में अनुप्रस्थ काट से प्रभावित होने वाला आवेश को क्या कह देते हैं हम लोग? विद्युत धारा। या फिर सिंपल सा आपको याद नहीं रहेगा तो क्या बोल देना है? आवेश बटे समय जो है वो क्या कहला जाता है? विद्युत धारा। अब देखिए समय से जब भाग लग जाएगा तो क्या बोल देना है आपको? कि आवेश दर जो है वो क्या कहला जाता है? विद्युत धारा कहला जाता है। ठीक है, जितना आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, बस याद होना चाहिए आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या बोला है? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है? तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, अभी देखिए उसमें प्रभाव बोला है कि मतलब हीट कब होगा? तो आप अपने ऊपर लीजिएगा, आप गर्म कब होंगे? जब आपको कोई रोकेगा तब ना आप गर्म होते हैं। तो अब देखिए चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब रोकने का काम जब करेगा तब उसका क्या होगा? विद्युत धारा का गर्मी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। धारा प्रभावित होने के समय जब धारा जो है लगातार बहता रहेगा, जैसे मान लीजिए आप लगातार काम करते रहते हैं तो आपका टेम्पर धीरे धीरे अपने आप हाई हो जाता है ना। ठीक उसी प्रकार से धारा प्रवाह जब लगातार होता रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा? उसमें प्रभाव उत्पन्न करेगा। विद्युत धारा की प्रबलता, कि विद्युत धारा जो है कितना तेज, मतलब प्रबलता कहने का मतलब कि वोल्टेज ज्यादा है या कम है, इस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो वही प्रबलता कहला जाएगा। अब 6ठा नंबर देखिए क्या बोला है? विद्युत चंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो विद्युत चंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो क्या बोलना है? जब किसी चालक से जुड़े परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो इसको क्या कह देते हैं? विद्युत चंबकीय प्रेरण कह देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर 2 गो चंबुक लगाए हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, उल्टा लिख दिए हैं। और इसके बीच में क्या हो रहा है? चंबकीय प्रभाव परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? चंबकीय प्रभाव जो है परिवर्तन होगा। जब चंबकीय प्रभाव परिवर्तन होगा तो यहाँ पर क्या होगा? गति उत्पन्न होगा। ये शाफ्ट में, ये क्या है? शाफ्ट में जो है क्या हो जाएगा उत्पन्न? गति। और जब गति उत्पन्न होगा तो ये घूमेगा, और जब घूमेगा तो आपको बताएं कि जैसे गति उत्पन्न हो गया इसमें, तो ये गति उत्पन्न होने के कारण क्या उत्पन्न कर देगा? विद्युत उत्पन्न कर देगा। क्या उत्पन्न कर देगा? विद्युत। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखिए विद्युत चंबकीय प्रेरण में कि ये दोनों चंबुक है, और ये दोनों चंबुक के गुणों में हल्का सा भी परिवर्तन आएगा तो ये शाफ्ट को क्या करेगा? घुमा देगा। और शाफ्ट को जब घुमाएगा तो शाफ्ट जब घूमेगा तो क्या उत्पन्न कर देगा? गति। गति उत्पन्न होने से क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत धारा। सिंपल सा चीज है, आपको याद रखना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। अब देखिए मैक्सवेल का दाहिना हाथ नियम क्या है? तो आप मेरा हाथ को देख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो ऐसे करके मोड़ते हैं ना, ठीक है, और ऐसे एक्सीलरेटर देते हैं ना, और ये अंगूठा ऐसे पीपी हॉर्न बजाने के लिए है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हाथ को मोड़ते हैं तो हम लोग एक्सीलरेटर दे रहे हैं, तो ये मोड़ जो रहे हैं, ये मोड़ जो है वो क्या दिखाता है? हमारा विद्युत धारा का दिशा दिखाता है। सॉरी, उंगलियां, हाथों की उंगलियां जो है वो क्या दिखाएगा? विद्युत धारा का दिशा दिखाएगा। और अंगूठा जो है वो किसको दिखाता है? ये जो अंगूठा जिससे हॉर्न बजाते हैं, ये किसको दिखाता है? चुंबकीय दिशा को दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो आपको बस 2 ही याद रखना है कि एक्सीलरेटर देना है। ठीक है, तो आप एक्सीलरेटर दीजिएगा तो उंगली को मोड़िएगा तो उंगली क्या दिखा देगा? आपका विद्युत धारा का दिशा क्या दिखा देगा?
विद्युत धारा का दिशा, और जो अंगूठा है वो क्या दिखा देगा, चुंबकीय क्षेत्र दिखा देगा। ठीक है, कि किस ओर क्षेत्र जो है वो उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये मैक्सवेल था। तो आपको मैंने बताया है कि जैसे कि फ्लेमिंग का नियम याद करने के लिए लेफ्ट और राइट हैंड, यो यो हनी सिंह। ठीक है, तो आप यो यो हनी सिंह बन के फ्लेमिंग का नियम याद रखिएगा, दायां हाथ बायां हाथ। तो जैसे हनी सिंह लगाता है ना यो यो, तो उसी प्रकार से आपको फ्लेमिंग का नियम याद रखना है। क्योंकि मैक्सवेल पूछा है तो एग्जाम में निश्चित है कि फ्लेमिंग पूछेगा ही, या पूछेगा आपसे। ठीक है, क्योंकि बता दिया, आपको हिंट्स दिया है यहाँ पे। अब चलिए, ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है, तो आपको क्या बताना है, ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है, जो सस्ता है और जो प्रदूषण रहित है, प्रदूषण ज्यादा नहीं कर रहा है और आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है, तो वो क्या है, ऊर्जा का अच्छा स्रोत कहलाता है। और जो इन सब में दिक्कत डालेगा वो अच्छा स्रोत कभी भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, जो आसानी से ना मिले, ठीक है, जो बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाता हो, ठीक है, और सस्ता भी ना हो और महंगा हो, तो वो अच्छा ऊर्जा का स्रोत नहीं हो सकता है। तो अच्छा ऊर्जा का स्रोत आपको यही याद रखना है, प्रदूषण कम, सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो, 3 चीज। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, ये प्रदूषण कम करता है, सस्ता भी है। सस्ता तो नहीं है भाई, 1100-1200 रुपया भी मिल रहा है, के साथ 1400 रुपया है ना एलपीजी गैस, जो भी हो मुझे नहीं मालूम है अभी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए दीर्घ उत्तर में आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, 9 में बोला गया है कि किरण आरेखों की सहायता से उत्तल और अवतल लेंस के प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस को समझाइए। तो ठीक है, तो अब देखिए, उत्तल लेंस के समांतर किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस पर क्या होते हैं, मिलती है। या फिर आपको हम बताए थे, यदि कोई भी किरण अनंत से आता है तो अनंत से आने के बाद वो किधर से गुजरेगा, फोकस से, जहां से गुजर रहा है वही क्या कहला जाएगा, फोकस कहला जाएगा। तो ठीक है, तो यह वास्तविक फोकस होता है किसमें, उत्तल लेंस में। तो ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस जो है, ये क्या है आपका उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आ, अपसारी, अभिसारी, अपसारी। ठीक है, ये तो क्या हो गया आपका अपसारी हो गया। तो अब देखिए, अनंत से किरण आ रहा है, अनंत से किरण आने के बाद ये कहाँ पे कट रहा है, एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है ना, जिस स्थान पे प्रतिच्छेद कर रहा है यही क्या कहला जाएगा, फोकस दूरी कहला जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो गया अवतल लेंस। तो यहाँ पे देखिए, किरण तो अनंत से आ रहा है, लेकिन टकराने के बाद ये क्या हो रहा है, किसी दूसरे दिशा में मुड़ जा रहा है, मुड़ रहा है ना, आने के बाद यहाँ पर से किरण किसी दूसरे दिशा में मुड़ जा रहा है। और हम लोग कल्पना करते हैं कि इसका पीछे जो है कहीं ना कहीं, कहाँ पर, फोकस से ये, फोकस पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो यहाँ पे फोकस इसका F1 इस तरह से हो जाएगा। तो आपको क्या बताना है अवतल लेंस में, कि समांतर किरणें अपवर्तन के बाद ऐसे फैलती है जैसे कि फोकस से आ रही हो। देखिए ये फैल रहा है ना, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है, जबकि वास्तविकता में ये कहाँ से आ रहा है, अनंत से आ रहा होता है। ठीक है, और यह क्या होता है, आभासी फोकस होता है। और ये क्या, आभासी, आभासी करने का मतलब काल्पनिक। तो हम लोग ये कल्पना ही कर रहे हैं ना कि पीछे कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा, ये काट रहा होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देखिए, श्रृंखला क्रम और समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, फिर से ऊपर चले गए हम ना। ठीक है, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, श्रृंखला क्रम में क्या होता है, प्रतिरोधों को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके जोड़ देते हैं ना, जैसे आप प्रतिबिंब में देख रहे होंगे। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया। सबको क्या कर रहे हैं, एक साथ जोड़ दे रहे हैं। चलिए, अच्छा फोटो नहीं बनाते हैं, फोटो गलती सलती बन जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका, श्रृंखला क्रम हो गया, क्रम हो गया। तो इसमें क्या होता है, जब प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाता है तो धारा जो है प्रभावित होने के लिए केवल एक ही मार्ग होता है, और यह संयोजन, और यह क्या कहलाता है, संयोजन श्रृंखला क्रम कहलाता है। यहाँ पे जो धारा प्रवाह होगा ये एक ही मार्ग से होकर जाएगा ना। तो इस प्रकार से, तो सूत्र को N1 को हम लोग जब जोड़ते हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू, मतलब प्रतिरोध जो है वो किसके
बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कि जितना भी प्रतिरोध ये उत्पन्न कर रहा है सब प्रतिरोध को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। ये आप उदाहरण देख सकते हैं, पहले जो है बल्ब तल्ब जो लगाया जाता था वो एक ही तार में क्या किया जाता था, जोड़ दिया जाता था, जिसके कारण क्या होता था, जो अंतिम में जो बल्ब बचता था, अभी प्रतिरोध मतलब मैंने बताया कि बल्ब हो गया, पंखा हो गया, यही सब लगा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए जो अंतिम में जो लगा हुआ रहेगा उसके पास क्या करंट जा पाएगा, ज्यादा नहीं जा पाएगा। और यदि मान लीजिए यहाँ पर स्विच कोई काट दिया तो क्या सबका सब बंद हो जाएगा ना, होगा या नहीं होगा। तो ये जो है किस में होता है, आपका श्रृंखला क्रम में होता है, और इसका जो प्रतिरोध होता है ये क्या हो जाएगा, आपको क्या बोल देना है, आर इक्विवेलेंट टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn तक, जहां तक जाएगा मतलब रेजिस्टेंस, वो सारे को जोड़ देना है। विशेषता क्या है इस संयोजन में, प्रत्येक प्रतिरोध से समान धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। जो धारा करंट होता है वो समान रूप से क्या होता है, प्रभावित होता है। और आपको ये इसको मैं जो है एक्सप्लेन करने के लिए भी बताया था, जैसे V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है। आई सब में क्या जा रहा है, समान जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए V बराबर क्या लिख सकते हैं, V बराबर आई आर लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 आई आर टू प्लस आई आर थ्री, इस प्रकार से। अब देखिए तो सभी में आई जो है, धारा जो है वो क्या है, समान बोला है, तो कॉमन क्या ले लेंगे हम लोग इधर, आई आर बराबर, आई ले लिए बाहर तो अंदर क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 रहेगा ना। ये आई खत्म, तो आर इक्विवेलेंट टू क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, जहां तक जाना होगा ये जाता रहेगा, ठीक है। और V बराबर V इक्वल टू आई आर, यही क्या है आपका ओम नियम भी कहलाता है। कौन सा नियम, ओम नियम कहलाता है। कौन सा नियम कहला जाएगा, ये ओम नियम भी कहला जाएगा, ठीक है। समांतर क्रम में देखो क्या बोलना है कि जब प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनके सिरे से एक उभयनिष्ठ बिंदु पर और दूसरे सिरे से दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु पर जुड़े होते हैं, जिससे धारा प्रवाहित होने के लिए मार्ग उपलब्ध होते हैं, तो यह संयोजन समांतर क्रम कहला जाता है, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध में देखिए फिर से आई अपॉन आर, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1+R3। तो ये आपको कैसे रखना है, यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है कि जो विभवांतर होता है, विभवांतर सब में क्या रहता है, समान रहता है। और इसका आकृति हम लोग कैसे बनाते हैं, तो ये आप बना सकते हैं, पेपर में बताए हैं, क्लास में जब करवाए थे इसको। साइंस का सबसे आसान टॉपिक यही रहता है। ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, और ये आपका R3 हो गया। और यहाँ पे भी क्या बोला है, समान रहने वाला है, तो भी बराबर, ऊपर में ओम नियम देखिए, V इक्वल टू आई आर था, तो V अपॉन आर बराबर ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, आई होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए V अपॉन जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो तो सेम रहेगा सभी में, तो V अपॉन आर बराबर हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 हो जाएगा। V कॉमन आ जाएगा बाहर, 1/R बच गया इधर, और इधर भी क्या बच जाएगा आपका, V बाहर आ जाएगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये भी और ये भी कैंसिल, तो 1/R बराबर क्या हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। और विशेषता इसका क्या है कि प्रत्येक प्रतिरोध सिरों के विभवांतर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला है, समान होता है या फिर समान रहने वाला है, ठीक है। अब चलिए आ जाइए रसायन विज्ञान का हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। पूरा 1 घंटा ले लिए क्या, हाँ 1 घंटा ले लिए हैं। अब चलिए भाई चलो, संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो क्या बताना है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, वो क्या कहला जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन बोलने का मतलब क्या हो गया, जोड़ना। संयोजन बोलने का मतलब क्या हो गया, जोड़ना। तो आपको याद रखना है कि जब हम लोग दो अभिकारक को आपस में जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, एक नया उत्पादन बनाएगा, तो ये क्या कहला जाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहला जाएगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड लिए तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, तो ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। अब देखिए विकृत गंधिता या रेंसिडिटी जो है क्या होता है, इसका उदाहरण सहित हमको समझाना है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि जब वसा तेल युक्त खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आकर के खराब हो जाता है तो उसको
और उनसे दुर्गंध आने लगती है तो इसको क्या कह देते हैं, विकृत गंधिता कह देते हैं। तो सिंपल सी बात आपको क्या कहना है कि जब तेलीय पदार्थ जो है या फिर वसा जो है ये जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, दुर्गंध उत्पन्न हो जाता है। और उसी दुर्गंध को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे खुला में रखा हुआ घी या चिप्स जो है वो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, या फिर चिप्स टिप्स को जो रखा जाता है नाइट्रोजन में पैक करके रखा जाता है ना, उसको खुला में क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि खुला में यदि आप रखिएगा तो उसमें तेल होता है और वो तेल किससे अभिक्रिया कर लेगा, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से जैसे ही अभिक्रिया करेगा वो चिप्स क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और उनसे जो है अलग अलग या फिर गंध आना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, महकेगा वो। ठीक है, अलग ही प्रकार का सेंट करेगा। ठीक है, बहुत ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13, खारे जल को मृदु बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कैसे होता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि सोडियम कार्बोनेट खारे जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम लवणों के अवक्षेप के रूप में निकाल देता है, जिसे मृदु हो जाता है, मतलब कि मीठा हो जाता है। अब देखिए, सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग डालते हैं मतलब कि नमक वाला पानी में, खारे जल करने का मतलब समुद्र का पानी, या फिर सिंपल भाषा में समझ सकते हैं जिस पानी में नमक का मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। तो सोडियम कार्बोनेट डालने के बाद क्या होता है कि उपस्थित जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है उसके साथ अभिक्रिया करके वो क्या कर देता है, उसको बाहर निकाल देता है, जिसके कारण अब पानी जो है क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, खारे जल कहने का मतलब नमक, और नमक किस रूप में रहेगा यहाँ पे, सोडियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम के रूप में रहेगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम के रूप में रहेगा। ठीक है, वो पीछे नहीं, आगे चलना है। अब चलिए, आसुत जल विद्युत का चालक नहीं होता, जबकि वर्षा जल जो है वो होता है, क्यों। तो अब देखिए, आसुत जल में जो आयन नहीं होता, मतलब शुद्ध पानी, डिस्टिल वाटर जो चढ़ाया जाता है उसमें तो चलिए दवाई मिला करके उसको कर दिया जाता है, लेकिन जो इवोपरेटेड वाटर होता है तो उसमें क्या नहीं होता, आपका आयन नहीं होता। आयन कहने का मतलब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश नहीं होता है। ठीक है, प्लस माइनस नहीं होता है, तो इसलिए वो विद्युत का क्या नहीं होता, चालक नहीं होता है। और वहीं पे वर्षा जल में घुले हुए लवण होता है और गैसें होती है, इसलिए वो विद्युत का क्या हो जाता है, चालक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, भर्जन किसको कहेंगे, रोस्टिंग की प्रक्रिया है, क्या है, तो क्या बोलना है कि जो सल्फाइड अयस्कों को वायु में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, भर्जन। किसको, सल्फाइड अयस्कों को वायु में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया है, पेंटेन के समा अवयवों के नाम वो संरचना का सूत्र लिखिए। तो अब देखिए, पेंटेन को हम लोग 3 तरीके से लिखते हैं। एन पेंटेन, एन पेंटेन में क्या होता है कि देखिए, पेंटेन बोला है तो मतलब क्या, 5 कार्बन होगा, C5। ठीक है, H कितना हो जाएगा आपका, पेंटेन, तो H2N होता है तो 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, पांचों कार्बन को जब हम लोग एक तरफ से लगा देंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को लगा दिए एक लाइन से, तो ये क्या कहला जाएगा, आपका एन पेंटेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये एन पेंटेन। ठीक है, अब देखिए, आइसोपेंटेन हम लोग किसको बोलते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं कि एक कार्बन को हम लोग वहां पर से हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 कार्बन लेना है, 3 4 हो गया, तो एक कार्बन को हम लोग क्या करते हैं, दूसरा या फिर यहाँ पे तो दूसरा ही होने वाला है, दूसरा या पहला पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन को चढ़ा देते हैं। तो कार्बन के ऊपर कार्बन जब क्या किया के बीच में आवंद बना देते हैं तो वो क्या कहला जाएगा, एक ही, तो वो क्या कहला जाएगा, आइसोपेंटेन कहला जाएगा। यदि न्यून पेंटेन का यदि हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा कि 3 कार्बन तो है और एक कार्बन के ऊपर, एक ऊपर से और एक नीचे से कार्बन कार्बन क्या कर लेगा, आवंद जब बना लेगा आपस में, तो वो क्या कहला जाएगा, न्यू पेंटेन कहला जाएगा। और बात रहा कि हाइड्रोजन, तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, उम्मीद करते हैं कि वो आता होगा आपको, क्योंकि अभी आप 10 क्लास में पहुंच चुके हैं। यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो फिर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का जो बाहरी कक्ष होता है वहां पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन। अबे यार, बार बार वहीं पे क्यों चला जाता हूँ, लो फिर से। ये क्या हो गया, ठीक है। कार्बन कितना होता है आपको पता होगा कि कार्बन का बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, टोटल 4 होता है। तो ये 4 किसी को देगा नहीं, 4 किसी से कोई इसको देगा नहीं, और ये 4 अपना किसी को देगा नहीं फिर। ठीक है, तो इसको क्या बनाना पड़ता है भाई,
आबंध बनाना पड़ता है कि ठीक है, जब तुमको जरूरत पड़ेगा तो तुम ले लेना, जब हमको जरूरत पड़ेगा तो तुम हमको दे देना, ठीक है। तो ये आपस में भी क्या करता है, आबंध बनाता है। ये ऐसा तत्व है, कौन, कार्बन। तो ये याद रखना है आपको। कार्बन चैप्टर आपको बताया गया होगा, तो वहां पे पढ़े होंगे आप, आपके टीचर आपको समझाए गए होंगे टीचर के द्वारा। यदि आप दूसरे कोचिंग सेंटर से देख रहे हैं तो मेरे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। खास करके मैं एप्पल क्लासेस के बच्चों के लिए भी बना रहा हूँ वीडियो, उनको ही ध्यान में रख करके, ठीक है। तो न्यू पेंटेन हो गया ये आपका, तो आपको ये याद रखना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में क्या बोला गया है आपको कि धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन क्यों हो जाती है। तो अब देखिए सिंपल से एक बात बताइए कि जिसके पास पैसा रहेगा वही आदमी देगा ना। अब जिसके पास पैसा नहीं है तो मतलब वो पैसा दे पाएगा क्या। तो धनायन क्यों हो जाता है, तो मतलब धन वाला ही आयन क्या करेगा, कुछ ना कुछ दान करेगा ना। भिखारी तो दान नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको क्या बताना है, धातुओं में बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन कम बंधे होते हैं, ठीक है ना। जो धातु होता है उसका बाहरी कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है। अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। इसीलिए ये क्या कहला जाता है, धनायन कहला जाता है। जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, सोडियम के पास परमाणु संख्या जो है किससे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं। कितना हो गया, 11। तो इसके पास एक्स्ट्रा हो गया ना, 2 8 1। तो एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि इसको तो कोई साथ देगा नहीं, देगा क्या। अब देगा नहीं तो ये क्या बन जाता है, दानी बन जाता है कि चलो भाई हम दे ही देते हैं फिर, क्योंकि मेरा तो एक के पास जो पिछला वाला कक्षा उसके पास 8 है ना। तो यदि इसको हटा देंगे तो मेरे पास 8 रहेगा, ठीक है, अष्टक प्राप्त हो जाएगा, तो हम भी आराम से सोए हुए रहेंगे। तो इसीलिए जो धातु होता है ये क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो जब दे देता है तो ये क्या कहला जाता है, धनायन कहला जाता है। उद्देश्य इसका कुछ और था। जैसे मान लीजिए कि कोई मजबूरी में भी दान करता है ना, तो ये जो धातु है वही मजबूरी में ही दान करता है, करना तो नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी है कि अष्टक प्राप्त करना है, तो ये दान करके भी क्या कहला गया, दानी कहला गया, ठीक है। तो यदि पूछा जाएगा आपसे कि धनायन क्यों कहलाता है, यदि ऋणायन के बारे में पूछा जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा आप। यदि यहाँ पे बोल देगा कि अधातु इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करके ऋणायन क्यों कहला जाता है, उल्टा प्रश्न पूछ दे, तब आपको क्या बताना है, क्योंकि उनको भी बाहरी कक्षा में क्या, उनके बाहरी कक्षा जो है अष्टक के नजदीक होता है। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कक्षा में पूरा करना चाहता है, जिसके कारण वो दूसरे से लेकर के अपना अष्टक प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण से वो क्या कहला जाता है, ऋणायन कहला जाता है। क्या कहला जाएगा, ऋणायन कहला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है वन्य जीवों का संरक्षण का उपाय बताइए, कि कैसे हम लोग जीवों को बचा सकते हैं। जंगली वन्य जीवों का संरक्षण, जंगली जीवों को बचा सकते हैं। तो पहली बात कि राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना करे सरकार, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो कर नहीं पाएंगे अकेले भाई। शिकार पर क्या लगाए, प्रतिबंध लगाए। जन जागरूकता फैलाए, लोगों के बीच में जागरूकता होना चाहिए कि जंगल झाड़ को नहीं काटो, क्योंकि तुम दूसरे जीवों का घर को भी उजाड़ रहा है। और वनों का सरकार द्वारा या फिर आम जनता द्वारा, ग्रामीण द्वारा उनके आसपास रहने वाले क्या करे, संरक्षण करे, देख रेख करे, उसको बचाए। कोई काटे तो सूचित करे, थाना पुलिस जो भी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्राकृतिक सूचक क्या है इसमें, इनसे अम्ल व क्षार की जांच कैसे होता है। तो क्या बताना है, जो पदार्थ अम्ल या क्षार की उपस्थिति में रंग बदलते हैं उन्हें क्या कह देते हैं, प्राकृतिक सूचक, ठीक है। अम्ल है या क्षार, उन पे पड़ने के बाद वो अपना रंग को क्या कर दे, बदल दे, तो उससे पता चल जाता है ये अम्ल है या क्षार, ठीक है। जैसे कि लिटमस हो गया, हल्दी हो गया। अब देखिए अम्ल जो है, नीला लिटमस जो है वो क्या हो जाता है, लाल। और क्षार जब होता है तो लाल लिटमस क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। तो ये पहचान है कि जब नीला लिटमस डालेंगे छाल में तो वो क्या हो जाएगा, नीला, सॉरी अम्ल में जब डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लाल। और जब लाल लिटमस पत्र डालेंगे किसमें, क्षार में, तो वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। थक गया बोलते बोलते क्या। अब चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। 20 में क्या बोला है, धातु और अधातु में भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए, ठीक है। तो अब देखिए धातु क्या होता है, चमकीला होता है। ऊष्मा वो विद्युत की सुचालक होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ये त्यागती है, ठीक है। और वहीं पे अधातु का बात करें तो चमकहीन होता है, इसमें कोई चमक नहीं होता, कुचालक होता है ये बिजली का, बिजली को अपने होकर के नहीं जाने देता है। और इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ग्रहण करती है। तो मतलब ये क्या ऋणात्मक होता है, और ये क्या होता है, धातु धनात्मक होता है। तो अभी बताए थे ना कि मजबूरी में भी धातु को दान करना पड़ता है, और मजे मजे में जो है अधातु को ग्रहण करना पड़ता है,
ठीक है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो जो अधातु है ये क्या कहला जाएगा आपका, ऋणात्मक हो जाएगा आयन, और ये क्या हो जाएगा, धनात्मक आयन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए जीव विज्ञान पर आते हैं। जीव विज्ञान में क्या है, आपका पहला प्रश्न है विल्ली क्या है, उनका कार्य क्या है। तो विल्ली आपको पढ़ाते वक्त भी बताए थे, ये क्या होता है, उंगली नामा संरचना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग भात दाल खाते हैं तो क्या करते हैं, गीज गाज के पूरा रस निकाल देते हैं ना। अभी मान लीजिए कि बोला कि भात को गीज के रस निकालने, तब क्या कीजिएगा, पकड़ के ऐसे गीज दीजिएगा ना, दबा दीजिएगा तो पूरा रस निकल जाएगा। तो बिल्ली का भी काम वही है कि खाना ताना जब जाता है हमारा पेट में छोटी आंत में, तो जब जाने लगता है तो वो उंगली नुमा संरचना होता है। ठीक है, अब उसमें जो भी रस तस रहता है बचा हुआ, उसको पकड़ के क्या करता है, वो दाब करके निकाल लेता है। तब उसके बाद उसको भेज देता है कहाँ पर, बड़ी आंत में भेज देता है। ठीक है, और बड़ी आंत में वो जब जाता है तो वो क्या बन जाता है, लैट्रिन बन के बाहर निकल जाता है। क्या बन करके, लैट्रिन बन के, ठोस पदार्थ बन के, अवशिष्ट बन करके वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विल्ली, विल्ली क्या है और उनका कार्य क्या है, तो आपको क्या बताना है, विल्ली छोटी आंत का भीतरी सतह है पर पाई जाने वाली उंगली नुमा संरचनाएं हैं। और कार्य इनका क्या है, पचे हुए भोजन का क्या करना, अवशोषण करना। मतलब जो भोजन पच गया है उनके बाद भी उसमें किसी भी प्रकार का क्या रह जाए, पोषण रह जाए, तो उसको क्या कर लेता है, ये निचोड़ करके निकाल लेता है। ठीक है, कौन, विल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अस्टोमाटा क्या है। तो क्या बताना है, अस्टोमाटा पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाला सूक्ष्म छेद है। ठीक है, जो पेड़ पत्ती होता है आप उसको देखे होंगे, तो पेड़ पत्ती पर क्या होता है, छेद होता है ना। तो वो जो छेद है उस छेद को ही क्या कहा जाता है, अस्टोमाटा कहा जाता है। तो अस्टोमाटा ये छेद के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पत्ती क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, और जो जल है वो जल को बाहर निकाल के फेंकता है। तो जल को जो बाहर निकाल के फेंकता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। और जब गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ये अंदर लेता है, तो क्या बोल दिए कि ये गैसों का आदान प्रदान करता है, और वाष्पो उत्सर्जन में क्या करता है, सहायता करता है, सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता रहना चाहिए कि पेड़ पौधा का जो पत्ती है जिसके अंदर छेद है, उस छेद को क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। उस छेद का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना और जो पानी है उसको बाहर निकालना। ठीक है, क्योंकि जो भोजन बचने के बाद जो पानी बच जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसको क्या कर देगा, उस छेद के द्वारा बाहर फेंक देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है ये क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समाप्त हो जाएगा आज। एक ही दिन का टारगेट रखे थे, चलिए हो गया, शॉर्ट में निकाल लिए। दूसरा दिन भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, 2026 मॉडल पेपर, बिहार बोर्ड जो भी चल रहा है, आपका एग्जाम होने वाला है फरवरी में, उनके लिए। ठीक है, 12वीं क्लास का भी लेकर आऊंगा यदि टाइम बचेगा तब, क्योंकि मेरा भी पेपर चल रहा है, मेरे पास भी समय नहीं है। ठीक है, आपका सहयोग मिला, प्यार मिला तो बढ़ेंगे आगे, नहीं मिला तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, आप पर डिपेंड करता है। आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एप्पल क्लासेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्टडी विद चंदन। ठीक है, दोनों में से किसी भी कीजिए। इस वीडियो को तो मैं शायद स्टडी विद चंदन पे ही डालूंगा अभी फिलहाल, फिर आगे देखते हैं। एप्पल क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, एप्पल क्लासेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, इस नाम से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोला गया है, एक कोशिकीय जीवों में चपा चयापचयी अवशिष्ट कैसे निकाले जाते हैं। तो क्या बताना, एक कोशिकीय जीवों में अवशिष्ट पदार्थ क्या होता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा कर दिया जाता है, विसरण कर दिया जाता है। मतलब कि उसका सतह पर आता है और वो घोल्टी तोल्टी मारता है तो कचरा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक कोशिका जीव है, तो ये क्या किया, जैसे यहाँ पे भोजन है, तो ये भोजन को क्या करता है, ऐसे पहले चारों ओर से घेर लेता है, घेरने के बाद क्या करता है, अपने अंदर समा लिया, अपने अंदर समाने के बाद क्या होता है, भोजन इसका साइड साइड में चला जाएगा, पोषक तत्व निकाल लेगा, पोषक तत्व जब निकाल लेगा तो वही भोजन जो इसका बाहरी सतह पर आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे। तो विसरण माध्यम से क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा एक कोशिकीय जीव में। ठीक है, डायलिसिस क्या है, यह मैंने आपको बताया था, बोला भी था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको याद रखना डायलिसिस क्या है। तो एक प्रकार का कृत्रिम क्या है, प्रक्रिया है, मतलब कि मानव के द्वारा क्या बनाया जाता है, किडनी बनाया जाता है। जिसका किडनी खराब हो जाता है ना, तो मानव के द्वारा ही बनाया गया किडनी क्या कर दिया जाता है, किसी जीव मानव में लगा दिया जाता है।
ठीक है, तो वो क्या कहला जाता है, डायलिसिस कहलाता है। ठीक है, तो क्या बताना है आपको, डायलिसिस एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें खराब किडनी के स्थान पर रक्त में अवशिष्ट पदार्थ को हटाने के लिए क्या किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, किसके बदले, किडनी के बदले डुप्लीकेट किडनी जो बोलते हैं ना, आदमी के द्वारा जो बनाया जाता है। ठीक है, वो थैला टाइप का होगा, लेकर आप हाथ में उसको घूमते रहिए। ठीक है, जब किडनी फेल हो जाता है तब लगाया जाता है ये। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, सॉरी 25 जो है, ये क्या बोला गया है आपको, पुमंडल और स्त्री मंडल का कार्य लिखिए। पुमंडल हो गया क्या, परागकण, मतलब कि पुष्प में, फूल में जो पुंकेसर है ना, उसका काम क्या है भाई, वर्तिकाग्र पर जाना। और जो स्त्री मंडल है उसका काम क्या है, बीज बनाना। उसका काम क्या है, बीज, बच्चे को जन्म देना। तो फूल में क्या, बीज से ही जन्म लेता है ना पेड़ पौधा अलग अलग। तो आपको क्या बोलना, पुमंडल में परागकण बनाता है और स्त्री मंडल में बीजांड बनाता है, मतलब बीज का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसका पूरा प्रोसीजर देख लीजिएगा। स्त्री केसर में, पुंग केसर में क्या होगा, ये पराग कोष हो गया, चित्र बना लीजिएगा इसका। ये क्या कहला जाएगा, तंतु कहला जाएगा, पुंग केसर का है। और स्त्री केसर का यदि हम लोग बात करें, ऐसे ही थोड़ा सा स्ट्रक्चर पेन से लिखा नहीं जा रहा है, पेन छोड़ना काम कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्तिकाग्र कहेंगे। चलिए, अब पेन धोखा दे रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वर्तिकाग्र, वर्तिका कहते हैं इसको, वर्तिकाग्र कहते हैं, काग्र, इसको अंडाशय कहते हैं। ठीक है, तो वही पूछा आपका, ये तीनों चीज मिलकर के क्या कहला जाता है, स्त्री मंडल कहला जाएगा, स्त्री केसर कहलाएगा, और ये दोनों चीज मिलकर क्या कहला जाएगा, भूमंडल कहला जाएगा। ठीक है, तो बीज का निर्माण करना आप सीधा याद रख सकते हैं। अब देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, तो आपको क्या बोलना है, न्यूरॉन के बीच, न्यूरॉनों के बीच तंत्रिका संदेश ले जाने वाला रासायनिक पदार्थ जो है वो क्या कहला जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर कहला जाता है। न्यूरॉनों के बीच, न्यूरॉन के बीच तंत्रिका संदेश, मतलब कि तंत्रिका तंत्र जो हमारे नसों में, मतलब कि पूरा शरीर में जो फैला हुआ है, तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया था आपको। तो न्यूरो के बीच से तंत्रिका तंत्र का जो संदेश ले जाता है रासायनिक पदार्थ, वो क्या कहला जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर कहला जाता है। ठीक है, अब चलिए 27 नंबर का देख लीजिए, समजात अंग और समरूप अंग में क्या समझते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, तो आपको क्या बता देना है, समजात अंग जो है संरचना समान होता है लेकिन काम क्या होता है, अलग होता है। और समरूप अंग का क्या होता है, संरचना भिन्न होता है लेकिन काम जो है वो क्या होता है, समान होता है। काम क्या हो जाएगा, समान समरूप का, और लेकिन संरचना क्या होगा, अलग होगा। जैसे मान लीजिए मानव का हाथ और चमगादड़ का हाथ, दोनों का पंजा देखिएगा तो देखने में क्या लगेगा, एक समान लगेगा। ठीक है, तो चमगादड़ क्या करता है, उससे उड़ने में मदद करता है, उसको उड़ने में मदद आता है, और हम लोग क्या करते हैं अपने हाथ से पकड़ने में। तो संरचना क्या है, अलग अलग है, या सॉरी उसको पकड़ने में भी मदद करता है, लेकिन कार्य क्या है, समान है। तो वो क्या कहला जाएगा, समरूप अंग कहला जाएगा। समजात अंग में संरचना क्या होगा, एक जैसा होगा, लेकिन कार्य क्या होगा, काम क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वो क्या कहला जाएगा, आपका समजात अंग कहला जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे, उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पादक किसे कहते हैं, तो क्या बोलना है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उन्हें क्या कह देते हैं, उत्पादक। हम लोग तो अपना भोजन स्वयं बनाते नहीं है, बनाते हैं क्या, हम लोग क्या करते हैं, दूसरे से भोजन ग्रहण करते हैं ना, पकाते हैं, पकाने का काम हम लोग करते हैं, बनाते नहीं है। ठीक है, तो जैसे हरा पेड़ पौधा जो है ये क्या है, उत्पादक है। हरा पेड़ पौधा क्या है, उत्पादक है। अब 29 नंबर का प्रश्न देखिए, पोषण क्या है, जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न पोषण प्रकार समझाइए। तो आप विभिन्न पोषण प्रकार देखिए, तो पोषण क्या है, भोजन प्राप्त करने और पचाने, वो उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, भोजन पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण का प्रकार क्या है, स्वपोषी, मृतपोषी, परजीवी और हाइजोइक। तो आपको ये याद रखना है, ये पोषण के प्रकार। अब इसको क्या कर देना, आपको विस्तार रूप से अपने से लिखना है। ठीक है, स्वपोषी मैं बता दे रहा हूँ, स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा वो स्वपोषी। मृतपोषी मतलब जो अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करेगा, मृतपोषी। परजीवी मतलब जो दूसरे जीव के साथ रहकर बनाएगा भोजन, वो इसका क्या करेगा, हल्का फुल्का मदद कर देगा। ठीक है, और उनसे भोजन प्राप्त कर लेगा, वो क्या कहला जाएगा, परपोषी।
परजीवी जैसे अमर बेल हो गया, ठीक है। मृत पोषी क्या हो गया, जो मरा हुआ, तो जैसे हम लोग मरा हुआ से खाता है, तो जो सूक्ष्म जीव सब है वो क्या हो गया, मृत पोषी हो गया। स्वपोषी कौन हो गया, पेड़ पौधा हो गया। और हाइजोइक कौन हो गया, हम लोग हो गए, ठीक है। कि जो हम लोग अपना भोजन जो है क्या करते हैं, किसी दूसरे जीव से जो प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाता है, हाइलो होलोजोइक कहला जाता है, ठीक है। तो मानव हो गया, गाय भैंस बकरी सब जो है, ये सब क्या है हमारा, किसके अंतर्गत आ जाएगा, होलोजोइक के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। जो अपना भोजन क्या करेगा, किसी दूसरे से प्राप्त करेगा। क्वेश्चन इसका आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, स्वपोषी अपना भोजन स्वयं, मृत जीवी से अपना भोजन प्राप्त करेगा, परजीवी दूसरे जीवों के साथ अपना मिलकर रहकर उससे भोजन प्राप्त करेगा, और होलोजोइक जो क्या करेगा, दूसरे से ही भोजन लेगा, पूरा का पूरा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, होलोजोइक हो गया। इसके अंतर्गत कौन आ जाता है, मानव आ जाता है, बंदर आ जाता है, जो भी जानवर है, ठीक है, वो सारे आ जाएंगे इसके अंतर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला, लैंगिक और लैंगिक जनन में 5 अंतर लिखिए, ठीक है। तो लैंगिक जनन क्या होता है, 2 जनक आवश्यक है, विविधता होती है इसके अंदर में, मतलब कि लैंगिक जनन में देखिए माता पिता होता है, तो 2 जनक आवश्यक होता है ना, कि माता पिता का होना जरूरी है। विविधता होता है, मतलब कि अलग अलग समाज से आता है, तो फिर आपस में मिल करके क्या करता है, शादी करता है, तो विविधता देखने को मिलेगा, ठीक है। कि माता पिता से जो बच्चा होता है, तो आप देखते होंगे माता पिता के समान तो बिल्कुल नहीं रहता, उनसे अलग ही रहता है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि हल्का, यदि सेम होगा भी तो हल्का फल्का क्या होता है, मिलता जुलता गुण रहता है, लेकिन पूरे तरीके से तो एक नहीं हो सकता है, ठीक है। और धीमी प्रक्रिया होता है, युग्मक बनते हैं पहले ये, ठीक है, तब जाके भ्रूण बनता है, तब जाकर के क्या बच्चा बनता है धीरे धीरे। जबकि अलैंगिक जनन में हम लोग बात करें, तो एक ही जीव से क्या होता है, पर्याप्त प्राप्त होता है ये, विविधता इसमें नहीं होता। यदि मान लीजिए कि आम का पेड़ लगाए, आम से हम लोग को मिल गया क्या, कटहल, तो हम लोग आम का पेड़ लगाएंगे क्या, अगले बार डर ही जाएंगे ना। तो हम लोग जो लगाते हैं वही हम लोग को मिलता है, मिलता है या नहीं हो, मिलता है। इसमें एक ही पिता होगा, किसमें, अलैंगिक में। विविधता इसमें नहीं पाया जाएगा, तेज प्रक्रिया, जल्दी हो जाता है ये, ठीक है। मानव में क्या लगता है, मेहनत लगता है, और चांस भी कभी कभी देखते हैं कि समाज में आजकल क्या होता है, खत्म हो जाता है, किसी किसी को बच्चा ही नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या, खतरा भी है लैंगिक जनन में। और दूसरा कि युग्मक इसमें नहीं बनता है, और ये क्या है, सरल प्रक्रिया है, बीज लाओ रोप दो और अपना धीरे धीरे क्या होगा, पेड़ बनेगा, उसके बाद फल खाना। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 1 घंटा 25 मिनट लगा, आपका पूरा वीडियो समाप्त हो गया, मॉडल पेपर साइंस का खत्म हो गया, सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। जो भी थोड़ा सा विस्तार से आपको लिखना है तो आप वो लिखिएगा। साइंस का था तो ज्यादा विस्तार इसमें आप कर नहीं सकते हैं, ठीक है, टू द पॉइंट लिखिएगा। जैसे कि आप विस्तार करने के लिए हल्का हल्का क्वेश्चन है कुछ, 25 नंबर का हल्का कर सकते थे आप, नहीं करिएगा, लेकिन ये भी उतना ही चल जाएगा। लेकिन 26 नंबर का आप कर सकते हैं, सॉरी 29 नंबर का जो पोषण का प्रकार है उसमें आप हल्का सा लिख सकते हैं कि जो भोजन अपना स्वयं बनाता है स्वपोषी, जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है मृत पोषी, जो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करता है परपोषी, होलोजोइक मानव जैसे जीव जो कि पूरा का पूरा भोजन ही कहीं दूसरे से प्राप्त कर लेता है, वो होलोजोइक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जहां पे जरूरत पड़ेगा, लेकिन ये मेरा उद्देश्य था कि आपको क्या करूं, आसान भाषाओं में, कम शब्दों में आपको समझा दूं, ज्यादा समय आपका बर्बाद ना करूं, ज्यादा नौटंकी ना करूं, ठीक है। बहुत सारे नौटंकी भी करते हैं कि चलो तुम जवाब दो, तुम जवाब दो, तो वास्ट टाइम भी बढ़ाना नहीं था मुझे ज्यादा। यदि अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो फिर भी बाय बाय, ठीक है, ठीक है। तो नहीं अच्छा लगा तो आपका स्किप कीजिए और कहीं और जाइए, यदि अच्छा लगा तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।